नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 811 शक्तिशाली प्राचीन परिया। जब तक उसे प्राचीन फेस स्तंभ की मान्यता प्राप्त हो जाती, ये उन्हें एक प्रवेश द्वार खोल सकता था। ये केवल पहचान के माध्यम से संभव हुआ, न कि उनकी अंतर्दृष्टि से। जाहिर है, हिंसा के माध्यम से दरवाजा खोलने का प्रयास करना तो असंभव था। 12 प्राचीन फेस स्तंभों को किसी व्यक्ति द्वारा पहचाने जाने में कई घंटे, दिन या यहाँ तक कि वर्ष भी लग सकते हैं। यह भी संभव है कि यह कभी भी अनंत काल तक न हो। ये यून और अग्नि बादल राज्य से आए साधकों के पास केवल एक दिन का समय था। उनके बाद अन्य राज्यों से अन्य साधकों को यहाँ आने की व्यवस्था की गई थी। कम समय होने के कारण संभवतः कई लोग असफल हो जाएंगे। कैंग मांग ने उन्हें प्राचीन फेस स्तंभों को खोलने का तरीका नहीं बताया था, इसलिए जब यून ने प्राचीन फेस स्तंभ को छुआ तो उसने अनुमान लगाया कि स्तंभों को खोलने के कई तरीके हो सकते हैं। 7 रंगों वाले फीनिक्स के प्राचीन फेस स्तंभ में तलवार की शक्ति का संचार हो सकता था, इसलिए यह संभव था कि वह तलवार की शक्ति के माध्यम से इसे खोल सके। लेकिन यह तलवार की शक्ति ज्यादातर 7 रंगों वाले फीनिक्स के प्राचीन फेस स्तंभ को तराशने वाले व्यक्ति से आ रही थी। चून की प्राचीन फेस स्तंभ का निर्माता लुओ वंश का एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो तलवार का उपयोग करता था, इसलिए यदि यून अपनी तलवार की शक्ति का उपयोग करके 7 रंगों वाले फीनिक्स प्राचीन फेस स्तंभ को खोलता है तो यह एक घटिया परिणाम होगा। इसका कारण यह था कि तलवारों का 7 रंगों वाले फीनिक्स से कोई संबंध नहीं था। प्राचीन फेस स्तंभों का वास्तविक महत्व मुख्य रूप से इस बात में निहित था कि उनके रचनाकारों ने प्राचीन फे ऊर्जा की एक झलक को एकत्रित करने के लिए अपने स्वयं के दाव ज्ञान का उपयोग कैसे किया था। यह ऊर्जा अनंत ब्रह्मांड के सभी हिस्सों में व्याप्त प्राचीन अराजकता से आई थी। यद्यपि यह बहुत सूक्ष्म थी, फिर भी यह नियमित उत्पत्ति के अत्यंत निकट थी। ये यून की चाहत नियमों के मूल सिद्धांतों की मान्यता थी, न कि उस तलवार के सिद्धांत की मान्यता जिसका उपयोग प्राचीन फेस स्तंभ को तराशने वाले व्यक्ति ने किया था। ऐसे में 7 रंगों वाले फीनिक्स की उत्पत्ति की आभा की इस झलक के साथ तालमेल बिठाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाना चाहिए। नियमों का अभाव होने का अर्थ ये भी था कि अनेक नियम और अलग अलग तरीके थे। संभवतः इससे प्राप्त अवसर भी भिन्न भिन्न थे। ये यून 7 रंगों वाले फीनिक्स के प्राचीन फेस स्तंभ के सामने खड़ा था, लेकिन उसने अपनी तलवार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसने अपने शुद्ध यांग शरीर को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। फीनिक्स अग्नि की राख से पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए इसका अग्नि तत्व के नियमों से गहरा संबंध है। ये यून ने पृथ्वी की अग्नि को आत्मसात कर लिया था, जिससे उनका शुद्ध यांग शरीर और भी शुद्ध हो गया था, और उनकी नारियां बार बार पृथ्वी की अग्नि से प्रज्वलित हुई थी, जो पृथ्वी की अग्नि से पुनर्जन्म लेने के समान था। उनका शुद्ध यांग शरीर एक शुद्ध ज्वाला के समान था, और जैसे ही उनके शुद्ध यांग शरीर में संचार हुआ, ज्वालाएं तीव्र रूप से जलने लगी। जब ये यून अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा को पूरी शक्ति से प्रवाहित कर रहा था, तभी उसे अचानक अपने सामने 7 रंगों वाले फीनिक्स के जीवित होने का आभास हुआ। उसके 7 रंगों वाले पंखों में ज्वाला की लपटें जल रही थीं। एक तीव्र तापप्रपात उसकी ओर बढ़ा, जिससे ये उनको ऐसा लगा जैसे उसकी भौहें जल रही हों। दुनिया को झुलसा देने वाली फीनिक्स की आग के सामने ये यून का शुद्ध यांग शरीर एक छोटी सी अग्नि लपट की तरह था। फीनिक्स हेवनली फायर। ये यून थोड़ा कांपा, लेकिन तुरंत होश में आ गया। फीनिक्स के पंखों से निकली आग शायद महज एक भ्रम थी। जब ये यून ने आंखें खोली तो सब कुछ गायब हो चुका था। उसके सामने स्थित 7 रंगों वाला फीनिक्स का प्राचीन फेस स्तंभ अभी भी चुपचाप खड़ा था, जबकि उसके ऊपर उकेरा गया 7 रंगों वाला फीनिक्स अपने मूल स्वरूप में ही था। उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया था। पहले के दृश्य किसी सपने जैसे थे। 7 रंगों वाला फीनिक्स सिर्फ आग से संबंधित नहीं है। ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया। कई प्रकार के फीनिक्स अग्नि के अवतार थे, जैसे सफेद हंस, बैंगनी आकाशीय पक्षी, नीले रंग का फीनिक्स। प्राचीन 7 रंगों वाला फीनिक्स सभी फीनिक्सों का पूर्वज था। उसके 7 रंगों के पंख वास्तव में धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और गरज का प्रतिनिधित्व करते थे। आग उन 7 कारणों में से एक थी, इसलिए इसका महत्व अपेक्षाकृत कम था। ये यून समझ गया था कि प्राचीन परिस्तंभ द्वारा आकर्षित परिदेवता की कृपा की तुलना में उसकी अंतर्दृष्टि बहुत कम थी। यदि वह केवल 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ को ही चुनता तो उसे उससे कुछ खास लाभ नहीं मिलता। तलवार का प्रयोग करने से केवल हीनता ही प्राप्त होगी। जहां तक उसके अग्नि तत्व संबंधी नियमों की बात है, वे शुद्ध यांग नियमों से व्युत्पन्न थे। इसके अलावा अग्नि तत्व संबंधी नियम प्राचीन फीनिक्स के 7 नियमों में से एक था, इसलिए इसे उच्च श्रेणी का विकल्प नहीं माना जा सकता। यह महसूस करते ही ये यून ने चुपचाप अपना हाथ छोड़ दिया और कांगमान की ओर देखा। उसने पूछा, हे भगवान कांगमान, क्या हर कोई केवल एक प्राचीन फेस स्तंभ ही चुन सकता है? कैंगमांग ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, कई प्राचीन फेस स्तंभों में से चयन किया जा सकता है, और आप कई प्राचीन फेस स्तंभों की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्राचीन फेस स्तंभ से प्राप्त होने वाली मान्यता भी भिन्न होगी। मान्यता जितनी अधिक और गहरी होगी, प्राप्त होने वाले अवसर उतने ही बेहतर होंगे। कैंगमांग ने ये यून की उम्र के कारण उसका तिरस्कार नहीं किया, और उसने ये यून के प्रश्न का गंभीरता से उत्तर दिया। मैं समझता हूँ, ये कहकर ये यून पीछे हट गया। पहली बार 7 रंगों वाले फीनिक्स को छूने से उसे प्राचीन फे देवताओं की अपार शक्ति का एहसास हुआ। उसने अन्य प्राचीन फे स्तंभों का अध्ययन करने और उन्हें खोलने की और विधियां सीखने की योजना बनाई। ये यून को 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ के सामने कुछ देर खड़े रहने के बाद कांगमान से इतना महत्वाकांक्षी प्रश्न पूछते देख लिया ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। एक प्राचीन फे स्तंभ खोल पाना ही काफी है, लेकिन आप कुछ स्तंभ खोलना चाहते हैं। ये तो बस एक सपना है।
लिया की बातें सुनकर रान यू ने कहा, यद्यपि उसने साधना में कम समय बिताया है, फिर भी उसने पहले ही पृथ्वी अग्नि हॉल के एक वरिष्ठ शिष्य से पृथ्वी अग्नि छीन ली थी। उसने पृथ्वी अग्नि को अवशोषित करने के अवसर का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की थी। अग्नि तत्व के नियमों के बारे में उसकी गहरी समझ के आधार पर थोड़ी सी किस्मत के साथ वह कुछ हासिल कर सकता है। उसने तो सिर्फ अर्थ फायर हॉल के एक शिष्य को हराया है। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। उसका नाम यांग जिशान है और उसने अर्थ फायर हॉल में कई साल बिताए हैं। अगर वह वाकई अच्छा होता तो बहुत पहले ही हेवन फायर हॉल में प्रवेश कर चुका होता। तो फिर क्या हुआ अगर उसने यांग जिशान को हरा दिया? लिया को ये उनकी अकड़ देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बाकी लोगों से कहा, चलो हम भी शुरू करते हैं। उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही लिया बोल रहा था, वह एक प्राचीन फे स्तंभ की ओर चल पड़ा। उन्होंने बहुत पहले ही अपना चुनाव कर लिया था, छठे फे देवता कुनपेन का प्राचीन फे स्तंभ। लिया कुनपेन के दिव्य स्तंभ के सामने आया और उसने अपनी पूरी आभा प्रकट की। उसकी आंखें चमकती हुई दिव्य स्तंभ को निहार रही थीं। पौराणिक प्राचीन कुनपेन बाढ़ के अजगरों का मांस खाता था और उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। लिया को अपने सैद्धांतिक ज्ञान पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह अपने शारीरिक बल का उपयोग करके छठे दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त करना चाहता था। अन्य साधक भी विभिन्न प्राचीन परिस्तंभों के सामने गए। उनके पास मुख्य रूप से 3 प्राचीन फे स्तंभों का विकल्प था, ड्रैगन सम्राट, कुनपेन या 7 रंगों वाला फीनिक्स। प्राचीन फे भवन के मुख्य हॉल में 9 प्राचीन फे स्तंभ थे जिन पर पूर्ण नक्काशी की गई थी, लेकिन समय के प्रवाह, विस्मृति की नदी या अनंत शून्य को समाहित करने वाले एकाकीपन की तरह ये स्तंभ भी अत्यंत रहस्यमय थे। कोई भी इन्हें समझ नहीं सका, इसलिए इन्हें त्याग दिया गया। ड्रैगन सम्राट, कुनपेंग और 7 रंगों वाले फीनिक्स को चुनकर वे न केवल नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि के माध्यम से मान्यता प्राप्त कर सकते थे, बल्कि वे अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके भी ऐसा कर सकते थे। फे जाति के लोगों का शारीरिक बल मनुष्यों के मुकाबले कहीं अधिक था। ल्यूओ फेंगलिंग भी एक दिव्य स्तंभ के सामने आए। उसने 7 रंगों वाले फीनिक्स को चुना था और अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति और अग्नि तत्व के नियमों का उपयोग करके 7 रंगों वाले फीनिक्स की मान्यता प्राप्त करने की योजना बनाई थी। यह उसके द्वारा चुना जा सकने वाला सबसे आसान स्तर था। इस समय रान यू कुछ देर तक एक ही स्थान पर खड़ा रहा, फिर वह एक प्राचीन फे स्तंभ की ओर बढ़ा। उसने जो चुना वह आश्चर्यजनक रूप से सम्राज्ञी पृथ्वी दाव वृक्ष था। रान यू की पसंद को देखकर अन्य साधक तिरछी नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष, क्या रान यू ने सचमुच ऐसा चुनाव किया था? ड्रैगन सम्राट, 7 रंगों वाला फीनिक्स और कुनपेंग आखिरकार फे जाति के ही थे। उनके शरीर भी फे जाति के समान ही शक्तिशाली थे। जहां तक महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की बात है, इसने 3000 नियमात्मक महान दाव को संघनित किया था और यह कानूनों की एक शुद्ध अभिव्यक्ति थी जो महान दाव के सत्य का प्रतिनिधित्व करती थी। महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की मान्यता प्राप्त करना बहुत कठिन था। दरअसल फे जाति के अधिकांश सदस्य नियम आधारित ज्ञान में निपुण नहीं थे। अपनी मार्शल साधना में वे अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देते थे, इसीलिए वे ड्रैगन सम्राट, कुनपेंग या 7 रंगों वाले फीनिक्स के दिव्य स्तंभों से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। रान यू ने दाव वृक्ष को अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है और वह एक शक्तिशाली शरीर वाला स्वर्ग का परी भी है। ऐसा लगता है कि रान यू वास्तव में 2 प्राचीन परिस्तंभों की मान्यता प्राप्त करने की योजना बना रहा है। अध्याय 812, महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष। हालांकि साधक इस बात से चकित थे कि रान यू 2 प्राचीन फे स्तंभों की मान्यता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वह अति महत्वाकांक्षी है। इसके बजाय उनके हृदय की गहराई से एक अजीब सी भावना उमड़ उठी। वे सभी एक ही परीक्षा के प्रतिभागी थे, लेकिन तियानशी को पहले ही ले जाया गया था, जबकि रान यू 2 प्राचीन फे स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने के लिए तैयार थी। फायर क्लाउड स्टेट के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा प्रतिभागियों के रूप में उन्होंने शुरुआत से ही अपने जैसे सामान्य प्रतिभागियों से एक अलग पहचान बना ली थी। हालांकि थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने के बावजूद साधकों ने रान यू की प्रतिभा और अग्नि बादल राज्य की युवा पीढ़ी के बीच उसकी महान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार्य पाया। 2 महिला साधक पहले से ही रान यू को एक अलग ही नजर से देख रही थीं। जब तक मैं दूसरों से पीछे नहीं रह जाता, तियानशी या रान यू से हारना ठीक है। लिया ने ये यून की ओर तिरछी नजर डालते हुए सोचा। अगर रान यू ये पूछती है कि क्या अनेक दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त की जा सकती है, तो ये ठीक है। लेकिन ये यून क्या पूछ रहा है? क्या वह सचमुच ऐसा सोचता है? इस समय लिया पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसने ये यून को धीरे धीरे टहलते हुए देखा और वह महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के दिव्य स्तंभ के सामने खड़ी हो गई। वहां खड़े खड़े वह क्या करने की सोच रहा था? क्या ऐसा हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। लिया के मन में एक अविश्वास भरा विचार आया। जब उसने ये यून को महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के दिव्य स्तंभ के सामने अविचलित खड़े देखा, तो अचानक ही यून ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे दिव्य स्तंभ पर रख दिया। उसकी आंखें ध्यानमग्न एक वृद्ध भिक्षु की तरह थोड़ी बंद थीं। क्या चल रहा है? लिया के अलावा अन्य साधकों ने भी ये यून की हरकतों पर ध्यान दिया। यहाँ तक कि महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के दिव्य स्तंभ के सामने पालती मारकर बैठी रान यू ने भी आश्चर्य भरी नजरों से देखा। ये यून आखिर क्या करने की योजना बना रही है? उसमें अग्नि तत्व के नियमों की प्रतिभा है, फिर भी वह इसमें और अधिक प्रयास नहीं करता। वह महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के दिव्य स्तंभ के सामने क्यों रुका हुआ है? महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष में 3000 महान दाव समाहित थे और उनमें अग्नि तत्व के नियम भी हो सकते थे, लेकिन यह एक बहुत ही मामूली बात थी। केवल अग्नि तत्व के नियमों के आधार पर महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की मान्यता प्राप्त करना असंभव था। क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा? छोटा भाई ये यून भी 2 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। लिया ने लापरवाही से कहा, लेकिन कोई भी समझ सकता था कि वह व्यंग्य कर रहा था। कई स्तंभों से मान्यता प्राप्त करने के बारे में पूछताछ करना ठीक था, लेकिन ये यून ने वास्तव में इसे गंभीरता से लिया। रान यू किस तरह का व्यक्ति था?
वह एक स्वर्ग परी था, अग्नि बादल राज्य की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ में से एक। जहां तक ये यून की बात है, वह राजकुमार पिंगनान की वजह से ही यहाँ आ पाया था। उसकी किस्मत बहुत खराब थी और उसमें थोड़ी बहुत प्रतिभा भी थी। फिर भी वह 2 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करना चाहता था। ये अभिजात वर्ग पहले से ही ये यून के साथ एक ही नाम सूची में होने से नाराज थे। अब यह देखकर कि ये यून वास्तव में सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक के बराबर होने और उन्हें अपने पैरों तले रौंदने का प्रयास कर रहा था, वे तुरंत क्रोधित हो गए। इसी क्षण ये यून ने अपनी आंखें खोली। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ खंभे से हटा लिया। यह दृश्य देखकर लिया तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये गलतफहमी है, छोटा भाई बस इधर उधर देख रहा है। कम से कम ये यून खुद तो जानता था, लेकिन उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि यह दिखावा था। इससे निचले दर्जे के शिष्य तो मूर्ख बन जाते, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग फायर क्लाउड स्टेट के कुलीन थे, इसलिए जब उन्होंने ये यून का ये दिखावा देखा तो उन्हें मजा आया। हालांकि जैसे ही लिया ने ये कहा, उसने देखा कि ये यून चरमयान प्रदीप्ति वाले दिव्य स्तंभ के सामने खड़ा है। इस बार ये यून और भी सतर्क था और वास्तव में दिव्य स्तंभ के सामने बैठ गया। लिया अवाक रह गई। ये यून को अब घमंडी तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसका दिमाग जरूर खराब था। चरमयान ज्ञान की मान्यता प्राप्त करना महारानी पृथ्वी दाववृक्ष की मान्यता प्राप्त करने से कहीं अधिक कठिन था। चरमयान प्रदीप्ति अराजकता के जन्म के समय शुद्ध यान नियमों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये सर्वोच्च महान दाव में से एक थी जो स्वर्गीय दाव के अत्यंत निकट थी। ये 7 रंगों वाले फीनिक्स की तुलना में उत्पत्ति के महान दाव के कहीं अधिक निकट थी। उन्हें केवल 1 दिन का समय दिया गया था, लेकिन ये यून 3 प्राचीन फेस स्तंभों, 7 रंगों वाले फीनिक्स, महारानी पृथ्वी दाववृक्ष और चरमयान प्रदीप्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। ये तो बेतुका था। 3 दिव्य स्तंभों का उल्लेख किए बिना भी महारानी पृथ्वी दाववृक्ष और चरमयान प्रदीप्ति जैसे 2 दिव्य स्तंभों में से किसी एक से भी मान्यता प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। इसके अलावा 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ को कम नहीं आंका जाना चाहिए था। अग्नि तत्व के नियमों का ज्ञान होना ही इसकी मान्यता प्राप्त करने की गारंटी नहीं थी। सफलता की संभावना बस थोड़ी सी अधिक थी। अन्य लोगों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया और ये यून को अनदेखा कर दिया। उनमें से बड़ी संख्या में लोग अभी भी एक दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त करने को लेकर चिंतित थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अति महत्वाकांक्षी ये यून की परवाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने दशकों तक इन परीक्षाओं के लिए तैयारी की थी और वे सभी हेवन फायर हॉल के शिष्य थे। बड़ी कठिनाइयों के बाद अंततः स्थान प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने पास मौजूद उस अनमोल एक दिन का पूरा लाभ उठाना था। लुओ फेंगलिंग ने ये यून को चिंता भरी नजरों से देखा। वरिष्ठ बहन लुओ, मुझे लगता है कि लघु भाई ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। बाई चेन की आवाज अचानक सुनाई दी। वह नई पीढ़ी का शिष्य था और लुओ फेंगलिंग और ये यून के समान ही शिष्य माना जाता था। लुओ फेंगलिंग ने यह भी महसूस किया कि ये यून के अपने विचार थे, इसलिए उसकी कही कोई भी बात शायद ही उपयोगी होती। वह केवल आह भरकर अपने सामने स्थित 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ की ओर देखने लगी। ये कहना मुश्किल था कि क्या वह एक दिन में 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त कर पाएगी। लुओ फेंगलिंग के कोमल चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। हालांकि वह कमजोर थी, लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि उसने थोड़े समय के लिए ही साधना की थी। वह अपनी प्रतिभा को कमजोर नहीं समझती थी, इसलिए वह इस परीक्षा के बहुमूल्य अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। इस समय ये यून पूरी तरह से एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। अन्य किसानों की निगाहें और उनकी बातें उन पर जरा भी असर नहीं डालती थीं। जिस क्षण ये यून 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ के सामने खड़ा हुआ, उसी क्षण से उसे इन दिव्य स्तंभों की पूरी समझ प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए वह बाहरी घटनाओं के प्रति अंधा और बहरा हो गया था। ये यून को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 12 दिव्य स्तंभों द्वारा दर्शाए गए नियम और उनसे उसे जो पता चलता था, वही चीजें ये यून के लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं। वे अत्यंत गहन और गूढ़ नियम थे। यद्यपि वे वास्तव में प्राचीन 12 परी देवता नहीं थे, फिर भी यदि वह उन दिव्य स्तंभों के रचनाकारों द्वारा उत्कीर्ण नियमों के माध्यम से उन स्तंभों के भीतर प्राचीन 12 परी देवताओं द्वारा छोड़ी गई कृपा की झलक देख पाता, तो उसे बहुत लाभ हो सकता था। प्राचीन 12 दिव्य देव स्तंभ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए नहीं थे। हालांकि महान दाव उत्पत्ति का अवलोकन करके योद्धा अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते थे। भले ही वे इसके माध्यम से महान दाव उत्पत्ति की अंतर्दृष्टि प्राप्त न कर सके, फिर भी वे अपने ज्ञान का सत्यापन कर सकते थे। जब ये यून महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के समक्ष उपस्थित हुए, तो उन्होंने देखा कि वृक्ष का प्रत्येक पत्ता अपने आप में एक संसार था। प्रत्येक संसार किसी न किसी नियम का साकार रूप था। ये 3000 संसार 3000 महान दाव की अभिव्यक्ति थे। इन 3000 महान दाव को संघनित करके संपूर्ण दाव वृक्ष का निर्माण किया गया था। शुद्ध यान तलवार महल में ये यून ने एक बार दाव वृक्ष के सामने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके शरीर पर अभी भी एक दाव पत्ता था, और जब उन्होंने महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के दिव्य स्तंभ को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो दाव वृक्ष से निकली कृपा की एक झलक तुरंत ही उनके पास मौजूद दाव पत्ते से प्रतिध्वनित हुई। यद्यपि शुद्धयान तलवार महल में स्थित दाव वृक्ष महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष न हो, फिर भी वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित अवश्य होंगे। जब ये यून ने महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष को देखा, तो उसे एक परिचित सा एहसास हुआ। ज्ञान प्राप्ति के दौरान उसने जीवन का ऐसा अनुभव किया था मानो वह दाव वृक्ष का एक पत्ता हो। अब महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष ने प्रतिक्रिया में अपने पत्ते हिलाए, जिससे उसे ऐसा लगा मानो वह एक बार फिर वृक्ष के पत्तों में से एक बन गया हो। अध्याय 813 शुद्ध यान के बारे में अंतर्दृष्टि। जब ये यून ने अपनी आंखें बंद की, तो ऐसा लगा मानो वह दाव के पत्तों में विलीन हो गया हो। वे सभी मिलकर दाव वृक्ष की भव्यता और विशालता का बखान करते हैं। महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की आभा असीम थी। यह 3000 महान दाव के संयोजन से निर्मित थी और इसमें सब कुछ समाहित था, तथा ये किसी भी चीज को समाहित कर सकती थी। सब कुछ को समाहित करने की यही क्षमता स्वयं सब कुछ का दाव थी।
यह इतनी विशाल थी कि यदि यीयुन दाव पत्ती में परिवर्तित न हुआ होता तो उसके लिए दाव वृक्ष की मान्यता प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता। दाव वृक्ष के बाद यीयुन चरमयान प्रदीप्ति वाले दिव्य स्तंभ के समक्ष आया। ये शुद्ध यान नियमों का एक ऐसा रूप था जो उत्पत्ति के सबसे निकट था। इस दिव्य स्तंभ का निर्माण करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति लुओ वंश का एक पूर्वज था जो अग्नि तत्व का स्वर्गीय परी भी था। अग्नि और शुद्ध यान में परस्पर संगत गुण थे। जब इस पूर्वज ने चरम यान प्रदीप्ति की रचना की तो इस दिव्य स्तंभ से निकलने वाली प्रज्वलित यान ज्वालाएं ही एक योद्धा की सुरक्षात्मक युआंची को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त थी और इसी कारण इसे मान्यता प्राप्त हुई। बहुत लंबे समय के बाद ही दिव्य स्तंभ धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब प्राचीन परी संरचना में जलती हुई आभा का अनुभव नहीं किया जा सकता था, मानो यह एक सामान्य स्तंभ हो, लेकिन यीयुन जानता था कि दिव्य स्तंभ में शुद्धयांग आभा समाहित हो गई थी, जिससे इसे जागृत करना कठिन हो गया था। यीयुन ने अपने शुद्धयांग शरीर का संचार किया। अग्नि आत्मा महल की पृथ्वी अग्नि से प्राप्त तापन के बाद उसका शुद्धयांग शरीर और भी शुद्ध हो गया था। यदि कोई उसके शरीर की आंतरिक जांच करे तो उसकी हड्डियां और मांस कांच की तरह क्रिस्टलीय थे और उनमें एक सूक्ष्म चमक थी। यीयुन के शुद्धयांग शरीर द्वारा खींचे जाने के बाद एक धुंधली सी प्रेत ज्वाला धीरे धीरे उभरी। जल्द ही दिव्य स्तंभ से धीरे धीरे जो प्रकट हुआ वह अग्नि तत्व के नियम थे जो लुओ वंश के स्वर्गपरी द्वारा चरमयान प्रदीप्ति को तराशते समय पीछे छूट गए थे। ये प्रेत छवि युगों पहले के चरमयान प्रदीप्ति दिव्य स्तंभ का पुनर्निर्माण थी। शुद्ध यांग शरीर ने सफलतापूर्वक प्रेत ज्वाला को बाहर निकाल लिया था, लेकिन यीयुन संतुष्ट नहीं थी। एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन की मान्यता प्राप्त करने के लिए केवल लुओ कबीले के हेवन फे के अग्नितत्वीय नियमों को उजागर करना पर्याप्त नहीं था। यीयुन के दांतियान में ज्वाला की एक लपट प्रकट हुई। ये शुद्ध यांग आत्मा थी जो यीयुन द्वारा अवशोषित किए जाने के बाद से ही बैंगनी क्रिस्टल में चुपचाप निवास कर रही थी। जैसे ही ज्वाला प्रकट हुई, दिव्य स्तंभ पर बनी मायावी ज्वाला उछलकर फैल गई, मानो पूरा दिव्य स्तंभ ज्वाला से घिर गया हो। उस पर उकेरी गई परम यांग प्रकाशमयता ज्वालाओं के भीतर प्रकट होने लगी। ये भी अपर्याप्त था। एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन की आभा बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुई। यीयुन ने अपनी निगाहें चरम यांग रोशनी पर केंद्रित कर ली और उसका मन पूरी तरह से ज्वालाओं में लीन हो गया। पृथ्वी की अग्नि द्वारा देखे गए दृश्य उसकी आंखों के सामने साकार हो उठे। यह अग्नि तब से विद्यमान थी जब स्वर्ग और पृथ्वी का जन्म हुआ था, इसलिए यद्यपि ये केवल एक पृथ्वी की अग्नि थी जो एक संसार के जन्म से उत्पन्न हुई थी, ये कुछ हद तक अराजकता से उत्पन्न होने वाली चरम यान प्रकाश से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे उत्कीर्णित एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन के चारों ओर एक अतिरिक्त प्रभामंडल दिखाई देने लगा। जलती हुई लिप्टों के बीच ये प्रभामंडल अस्पष्ट था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी लिप्टें इसके प्रभाव में आकर प्रभामंडल के चारों ओर घूम रही थीं। अति यांग प्रकाश आरंभ में शुद्ध यांग नियम था, यहाँ तक कि ज्वालाएं भी इसी से प्रज्वलित होती थीं। इस दिव्य स्तंभ के भीतर चरम यांग प्रदीप्ति की आभा का हल्का सा अंश ही मौजूद था, लेकिन जब प्रभामंडल प्रकट हुआ तो यीयुन को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी आत्मा जल रही हो। अत्यधिक यांग प्रकाश की एक चिंगारी ही सम्मानित हस्तियों को मारने के लिए काफी थी। यहाँ तक कि 10,000 परियों वाले स्वर्ग के शक्तिशाली परियां भी इसके सामने चींटियों के समान थीं। इसकी लौ का एक अंश भी पूरे 10,000 परियों के स्वर्ग को राख में बदलने के लिए काफी था। आरंभ में शुद्ध यांग नियमों से उत्पन्न ज्वालाएं सब कुछ भस्म कर सकती थी, शुद्ध यांग की सच्ची ज्वालाएं जो आत्माओं को भी राख में बदल सकती थीं। यीयुन ने शुद्ध यांग की सच्ची ज्वालाओं की शक्ति की एक झलक देखी और जैसे ही उसकी आत्मा जलने लगी, उसकी आंखें भी ज्वालाओं में जलने लगी। बैंगनी क्रिस्टल लगातार अपनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे यीयुन की आत्मा जलने से बच रही थी। जैसे ही यीयुन की आंखों में चमक आए, वह शुद्ध यांग की सच्ची ज्वालाओं के संपर्क में आ गया, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि शुद्ध यांग शरीर तो बस शुरुआत है। शुद्ध यांग शरीर का होना शुद्ध यांग के नियमों को सही मायने में समझने की प्रारंभिक सीमा को पार करने जैसा है। जैसे ही यीयुन को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो रहा था, अचानक एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन से प्रकाश की एक तेज किरण निकली, जिससे दिव्य स्तंभ पर लगी ज्वालाएं बहते पानी की तरह नीचे की ओर उमड़ पड़ी और पलक झपकते ही पूरा हॉल जलमग्न हो गया। यीयुन का शरीर कांप उठा और जब वह अचानक अपनी समाधि से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि उसके सामने सब कुछ सामान्य हो गया था। जहां तक उसके शरीर की बात है, उसे पता ही नहीं चला कि कब वह उठ खड़ा हुआ और कई कदम पीछे हट गया। एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन की आभा पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी और यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए ही था, लेकिन यीयुन को पूरी तरह से झकझोर देने के लिए काफी था। इस समय कुनपेंग दिव्य स्तंभ से ली या की हंसी सुनाई दे रही थी। अन्य साधक चरम यांग प्रदीप्ति के परिवर्तनों को महसूस नहीं कर सके, लेकिन लिया ने स्वयं देखा कि यीयुन अचानक खड़ी हो गई और पीछे हट गई। यीयुन का उदास चेहरा और हैरान परेशान चेहरा देखकर लिया खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उसे विश्वास नहीं था कि यीयुन को चरम यांग ज्ञान की मान्यता मिल सकती है। यह मान्यता प्राप्त करना बेहद मुश्किल था और अगर मिल भी जाए तो इतने कम समय में इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। छोटे भाई यी, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रहे हो, लिया ने चिंता से पूछा। यीयुन ने उसे एक नजर देखा और उससे कोई मतलब नहीं समझा। जब लिया ने देखा कि यीयुन बार बार उसकी अनदेखी कर रहा है, तो उसने ठंडे और तिरस्कारपूर्ण लहजे में नाक सिकोड़ी। उसने कुनपेंग दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश जारी रखी। यीयुन के उठकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वह एक बार फिर 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ पर लौट आया। एक दिन का समय लगभग पूरा हो गया है और तुम फिर से रूप बदल रहे हो। वाह, कमाल है। कुछ साधक यीयुन की इस हास्यास्पद हरकत से प्रभावित हुए। यीयुन ने प्राचीन फे स्तंभों को कई बार बदला था। योद्धाओं के लिए तो एक दिन पलक झपकते ही बीत जाता है और निर्धारित समय का आधे से अधिक समय बीत चुका था। इसी दौरान ये साधक महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के सामने बैठे रान यू की ओर देखने लगे। अचानक उनके सिर के ऊपरी भाग से एक हल्की सफेद गैस निकली और उनके द्वारा उत्सर्जित आभा अचानक धुंधली हो गई।
रान यू में आए इस बदलाव को देखकर साधक आश्चर्यचकित रह गए। क्या ये प्रतिक्रिया महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की मान्यता प्राप्त करने का संकेत थी? देखते ही देखते बाकी सभी साधक ईर्ष्या और जलन से भर उठे। वे सभी आगामी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले थे, लेकिन इन अद्वितीय व्यक्तियों की तुलना में वे बेहद सामान्य प्रतीत होते थे। हालांकि अद्वितीय तो केवल रान यू, तियानशी और गु लुओ ही हैं। हमारे पास अभी भी मौका है। ये सोचते हुए इन साधकों ने अपने बगल में बैठे लोगों की ओर देखा। उन्होंने रान यू और उसके साथियों से प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें बस अपने बगल में बैठे लोगों से बेहतर होना था। सभी ने प्रेरणा की ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस किया। लुओ फेंगलिंग ने भी ईर्ष्या भरी निगाहों से रान यू की ओर देखा। रान यू सचमुच बेहद प्रतिभाशाली था और उसने लंबे समय तक साधना की थी, जिससे उसे असाधारण शक्ति प्राप्त हुई थी। इसी क्षण लुओ फेंगलिंग ने यी यून को 7 रंगीन फीनिक्स दिव्य स्तंभ के सामने आते देखा। रान यू, जिस पर महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की मान्यता प्राप्त करने का संदेह था, की तुलना में यी यून, जिसने चरम यान ज्ञान का त्याग कर 7 रंगीन फीनिक्स में वापसी कर ली थी, शायद कुछ निराश थी। छोटे भाई यी, अपनी अग्नि तत्व की शक्तियों का उपयोग करो, इससे 7 रंगों वाले फीनिक्स की मान्यता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये केवल सामूहिक प्रशिक्षण है, कोई परीक्षा नहीं, लुओ फेंगलिंग ने कहा। ये यून ने ऊपर देखा और उसे एक नजर डाली, लेकिन वह थोड़ा असमंजस में था। फिर उसने कहा, धन्यवाद सीनियर सिस्टर लुओ। इसी क्षण रान यू ने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर संतोष का भाव था और वह एक और दिव्य स्तंभ ड्रैगन सम्राट के दिव्य स्तंभ के सामने आ गया। 10,000 फे के बीच ड्रैगन को राजसी दर्जा प्राप्त था। 10,000 फे के एम्पायरियन स्वर्ग में ड्रैगन टोटेम का एक विशेष महत्व था, जो सर्वोच्च शाही शक्ति का प्रतीक था। रान यू के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, जिसे देखकर सभी को ईर्ष्या होने लगी। इसका मतलब यह था कि उसे पूरा यकीन था कि वह 2 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त कर सकता है। पहला था महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष और दूसरा था ड्रैगन सम्राट। 2 प्राचीन फे स्तंभों के साथ यह उपलब्धि हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। प्राचीन फे भवन में रान यू स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ थी। अध्याय 814 फीनिक्स फर्मियाना राज्य। रान यू के ड्रैगन सम्राट दिव्य स्तंभ के सामने बैठने के कुछ ही समय बाद एक और व्यक्ति उस प्राचीन फे स्तंभ से उठा जिसके पास वह था, और फिर कुनपेन के उस प्राचीन फे स्तंभ की ओर चल पड़ा जिसके पास लिया थी। गु लुओ को देखकर लिया की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। गु लुओ एक उदास स्वभाव की व्यक्ति थी और रान यू की तुलना में कम लाइमलाइट में रहती थी। उसकी ताकत असाधारण थी और लगभग रान यू के बराबर थी। फिर भी भीड़ में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। गु लुओ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने चेहरे के हाव भाव को भी अपने भूरे वस्त्रों में छिपाने की आदत थी। भूरे कपड़े से उसका सिर लिपटा हुआ था, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी केवल एक आंख खुली थी, लेकिन उसकी पुतली भूरे रंग की थी। दूसरी आंख कसकर बंद थी और उस पर एक भयानक निशान था। जब योद्धा इस स्तर की साधना प्राप्त कर लेते हैं तो इस तरह का छोटा सा निशान पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यहाँ तक कि निचले स्तर के योद्धा भी शरीर के ऊतकों के विकास में सहायक औषधियों का उपयोग करके निशान को मिटा सकते हैं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि गु लुओ ने जानबूझकर वह निशान छोड़ा था। हालांकि वे सभी हेवन फायर हॉल के शिष्य थे, लेकिन गु लुओ के साथ किसी के भी घनिष्ठ संबंध नहीं थे। वह एक अंतःप्रिय था। इसका एक कारण ये भी था कि कोई भी उससे बात करने के लिए आगे नहीं आता था, क्योंकि वह हमेशा एक मृत व्यक्ति के समान भाव और निगाहें बनाए रखता था। गु लुओ चुप रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह 2 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने वाला है। लिया ने सोचा। रान यू ने दिव्य स्तंभ के सामने ध्यान करने में ज्यादा समय नहीं बिताया था, इसलिए जब उसने ये दृश्य देखा तो उसके भावों में एक बड़ा बदलाव आया और उसके विद्वान और परिष्कृत चेहरे पर उदासी की छाया छा गई। गु लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के प्रारंभ से पहले गु लुओ ने फायर क्लाउड स्टेट को त्याग दिया था और 1 दशक तक अनुभवात्मक प्रशिक्षण में लीन रहे थे। उनके लौटने के बाद उनकी केवल एक ही आंख बची थी और उनसे निकलने वाली आभा को रैन यू समझ नहीं पा रही थी। फायर क्लाउड स्टेट के मुख्य पर्वत पर लगी सूची में रान यू की रैंकिंग गु लुओ से ऊपर होने के कारण उसे शायद थोड़ा फायदा दिख रहा था, लेकिन गु लुओ की वापसी के बाद से रान यू ने उससे पहले कभी सच में मुकाबला नहीं किया था। तियानशी के अलावा गु लुओ ही रान यू का सबसे बड़ा दुश्मन था। बाकी लोगों की बात करें तो रान यू ने उनकी निंदा की। शुशुई स्वर्ग के परी स्वभाव से ही अभिमानी थे। साधारण जन्म के अन्य लोग उनके लिए याद रखने योग्य नहीं थे। गु लुओ 2 दिव्य स्तंभ भी बना रही हैं। प्रकृति की उन 2 विलक्षण रचनाओं की तुलना में हमारे बीच का अंतर बहुत अधिक है। कई लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, जबकि लुओ फेंगलिंग दांत पीस रही थी। केवल अग्नि बादल अवस्था ने ही उसे अत्यधिक दबाव महसूस कराया। प्राचीन परी भवन में तारों से भरा आकाश स्थिर था, जिससे समय का कोई आभास नहीं होता था। अचानक कैंग मांग ने अपनी आंखें खोली और दहाड़ते हुए कहा, एक दिन का समय समाप्त हो गया है। तुरंत ही सभी साधकों के चेहरे पर अलग अलग भाव आ गए। कुछ घबराए हुए लग रहे थे, जबकि अन्य चुपचाप सोच में डूबे हुए थे। केवल रान यू ही उदासीन प्रतीत हो रहा था। जहां तक गु लुओ की बात है, उसकी एकमात्र बुरी आंख पहले की तरह ही निर्जीव लग रही थी, जिससे किसी को भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि वह क्या सोच रहा है। समय समाप्त, कैंग मांग ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, अब रुकने का समय आ गया है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे साधक थे जो अपने दिव्य स्तंभों के सामने इस तरह खड़े थे मानो वे उनसे अलग होने के लिए अनिच्छुक हों। ये तो सामान्य मानवीय व्यवहार था, लेकिन कुछ और सेकंड बीतने से कुछ भी नहीं बदलता। ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो अपनी असफलताओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इसी क्षण एक अपरिचित आवाज ने बीच में कहा, यदि आप एक दिन में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते तो कुछ और क्षणों के लिए यहाँ इधर उधर भटकना भी व्यर्थ होगा। आवाज की तरफ मुड़ते ही रान यू को कुछ एहसास हुआ। तुरंत ही उसका चेहरा बिगड़ गया। तुम हो? गु लुओ चुपचाप आने वाले व्यक्ति को देखती रही।
अन्य सभी साधक चकित रह गए। अचानक तेज आवाज आने से पहले उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। ये फीनिक्स फर्मियाना राज्य का लुओ तियान है। बाय चेन घबराकर फुसफुसाए। जो आदमी आया वो दुबला पतला था और उसके बाल ऊपर की ओर कंघी किए हुए थे। वह नंगे पैर और नंगे हाथों से चल रहा था, जबकि उसकी लंबी पूंछ उसके पीछे लहरा रही थी। लुओ तियान। लुओ फेंगलिंग को यह नाम परिचित लगा। लुओ तियान फीनिक्स फर्मियाना राज्य की युवा पीढ़ी में सबसे बलवान है। हालांकि वह तियानशी से थोड़ा कम प्रसिद्ध है, लेकिन वह हमसे कहीं अधिक बलवान है। फायर क्लाउड स्टेट में किसानों के बीच प्रतिस्पर्धा थी और इसी प्रकार फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट हजारों वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते आ रहे थे। इन दोनों राज्यों के बीच का विवाद किसानों के बीच की प्रतिस्पर्धा से किसी भी तरह कम नहीं था। क्या आगामी लुओ डिवाइन हॉल परीक्षाओं के लिए फायर क्लाउड स्टेट में लोगों की कमी है? यहाँ कुछ बच्चे क्यों हैं जिन्हें अभी भी माँ का दूध पीना चाहिए? लुओ तियान ने भीड़ पर नजर डालते हुए कहा। जिन बच्चों की वह बात कर रहा था वे स्वाभाविक रूप से लुओ फेंगलिंग, बाय चेन और यीयुन थे। लुओ तियान ने यीयुन और उसके साथियों पर सरसरी नजर डाली और अंत में रान यू और गु लुओ पर रुक गया। तुम दोनों ही मुश्किल से क्वालिफाई कर पाओगे, बेतुका, रान यू ने ठंडे स्वर में कहा। बड़े बड़े दावे, वाह। अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो हम आपको अग्नि बादल राज्य की महानता का एहसास करा देते हैं। रान यू को अपने आप पर बहुत भरोसा था और उसका ये भरोसा खुद उसके अंदर ही था। उसे फायर क्लाउड स्टेट के अन्य शिष्यों की कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा जिन प्राचीन फेस स्तंभों से उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी वे ड्रैगन सम्राट और महारानी पृथ्वी दाववृक्ष के दिव्य स्तंभ थे। इन दोनों दिव्य स्तंभों में से किसी एक पर चढ़ना आसान नहीं था। विशेष रूप से महारानी पृथ्वी दाववृक्ष ही उनके आत्मविश्वास का आधार था। जरूर, मैं देखना चाहता हूं कि आप सभी कितने सक्षम हैं। लुओ तियान ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर लपेट लिया और चिढ़ाते हुए कहा। इसी समय लगभग 1 दर्जन और लोग अंदर आए। वे सभी फीनिक्स फर्मियाना राज्य के किसान थे। वे लुओ तियान के पीछे खड़े थे और फायर क्लाउड स्टेट के साधकों को रुचि से देख रहे थे। उनकी उपस्थिति से वातावरण कठोर हो गया था। रान यू ने फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के लोगों का जायजा लिया। उनकी साधना के स्तर से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे संभवतः वरिष्ठ शिष्य थे जिन्होंने लगभग 60 वर्षों या उससे अधिक समय तक साधना की थी। राजकुमार पिंगनान की गुटीय शक्ति पर्याप्त व्यापक नहीं थी। वह फायर क्लाउड स्टेट में केवल कुछ ही युवा शिष्यों को नामित कर सकता था, लेकिन अन्य राज्यों में उसे ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं था। जब पूरा लुओ वंश युद्ध में उलझा हुआ था तब फीनिक्स फर्मियाना राज्य ने अपनी दूरस्थ स्थिति के कारण अपनी कुछ शक्ति बचाकर रखी थी। अब जब उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा तो वे सभी फीनिक्स फर्मियाना राज्य के वरिष्ठ शिष्य थे। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के इन साधकों के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर स्पष्ट था कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। रान यू ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। आप सब चाहे कितने भी आत्मविश्वास से भरे हों, मैं फिर भी आप सबको अपने पैरों तले रौंद डालूंगा। फीनिक्स फर्मियाना राज्य के साधकों की उपस्थिति में दिव्य स्तंभों के सामने बैठे कुछ साधक भी स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए। उनमें से काफी लोग असहज दिख रहे थे, जबकि लुओ फेंगलिंग के कोमल चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था। उसने देखा कि यीयुन भी अभी अभी खड़ा हुआ था। उसने हल्के से अपनी आस्तीनों को थपथपाया। उसकी आंखें पहले जैसी ही थीं। छोटे भाई, ये कैसा रहा? बाय चेन ने झुककर पूछा। वह यीयुन से ज्यादा बड़ा नहीं था। सब ठीक था, यीयुन ने कहा। क्या आपको 7 रंगों वाले फीनिक्स की मान्यता प्राप्त हुई? बाय चेन ने फिर पूछा। दरअसल यह महज एक विनम्र प्रश्न था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि यीयुन को यह मान्यता मिलेगी। हाँ, हासिल कर लिया, यीयुन ने सिर हिलाते हुए कहा। यीयुन का जवाब सुनकर लुओ फेंगलिंग और बाय चेन दंग रह गए। ली या और उसके साथियों ने भी उनकी बातचीत सुन ली। क्या यीयुन ने पहले 7 रंगों वाले फीनिक्स को देखा, फिर महारानी पृथ्वी दाववृक्ष पर गया, उसके बाद चरमयान प्रदीप्ति पर गया और अंत में 7 रंगों वाले फीनिक्स पर वापस लौट आया, मानो वह किसी बाजार में सामान खरीद रहा हो। अब वह सचमुच कह रहा है कि उसे 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त हो गई है। ये तो मजाक है। क्या सच में इस बच्चे को ये नहीं पता कि पवित्र स्तंभ की मान्यता प्राप्त करने का क्या मतलब होता है? अगर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है तो बहुत जल्दी उसका पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ, ये तो अच्छा है। बाय चेन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या आप गंभीर हैं? अध्याय 815 प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बाय चेन वास्तव में असफल हो गया था। उसने यीयुन से केवल दुख में साथी पाने के लिए मदद मांगी थी। अगर यीयुन उससे भी बदतर था तो कम से कम उसके साथ कोई तो होता जो उसके मन को स्थिरता देता। फिर भी यीयुन ने कहा कि उसे एक दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त हो गई है। लुओ फेंगलिंग को देखकर लगता था कि उसे 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ से बड़ी मुश्किल से ही मान्यता मिली थी। क्या नौसिखियों में से वही अकेली थी जो असफल रही? या फिर हो सकता है कि यीयुन सिर्फ दिखावा कर रही हो। ठीक है, बहुत हो गया बकवास। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के साधक एक तरफ इंतजार करो, जल्दी तुम्हारी बारी आएगी। फायर क्लाउड स्टेट के साधक इधर खड़े हो जाओ। कांग मांग शिष्यों के बीच के इस झगड़े से बेपरवाह था। 10,000 परी साम्राज्य में जीवित रहने के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा जरूरी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो लुओ वंश इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। खोलो। कैंग मांग ने पैर से जमीन पर प्रहार किया, क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद विशाल अजगर ने अपना मुंह खोला और अपनी लाल जीभ बाहर थूक दी। सांप की जीभ पर ऊर्जा से बने चमकीले प्रतीक चिन्ह थे। यह अज्ञात था कि कांग मांग ने इसे पहले से अजगर के मुंह में रखा था या वास्तव में अजगर ने इसे संघनित किया था। ये प्रतीक चिन्ह अत्यंत जटिल प्रतीत होते थे। जो भी इन्हें ध्यान से देखता उसकी आंखें चौंधिया जाती। प्राचीन 12 फेग और दिव्य स्तंभों को खोलने के लिए एक विशेष प्रतीक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक चाबी की। 12 दिव्य स्तंभों का निर्माण लुओ वंश के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा किया गया था और इनका उद्देश्य उनकी संतानों को ज्ञान प्राप्त कराना था।
स्वाभाविक रूप से इनकी रक्षा के उपाय भी मौजूद थे। जैसे ही कांग मांग ने बोलना शुरू किया, अजगर की जीभ बिजली की तरह आगे बढ़ी, जिससे तुरंत ही मंत्र आकाश में तैरने लगे और फट गए। भिनभिनाहट, एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसका स्रोत अज्ञात था और वह तुरंत सबके दिमाग में गूंज उठी। इसी क्षण प्राचीन परी भवन के तारों भरे आकाश से अचानक धुंधली रोशनी की एक परत गिरी। तुरंत ही इसने अग्नि बादल अवस्था के एक साधक को अपने भीतर समा लिया। फायर क्लाउड स्टेट के इस शिष्य ने न तो घबराहट दिखाई और न ही बचने की कोशिश की। वह बस थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। इसी दौरान एक दिव्य स्तंभ में अचानक कुछ परिवर्तन हुए। ये कुनपेंग का दिव्य स्तंभ था। उस पर खुदा हुआ कुनपेंग अचानक जीवित प्रतीत हुआ। उसका एक पंजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। शिष्य घबराकर सांस रोककर देखता रहा। 12 दिव्य स्तंभों द्वारा दी जाने वाली मान्यता की मात्रा इस बात पर निर्भर करती थी कि लुओ कबीले के शिष्य प्राचीन दिव्य देवता को जागृत करने में किस हद तक सफल रहे। इसी क्षण कुनपेंग ने अपना एक और पंजा उठाया, जिससे शिष्य उत्साहित हो गया। हालांकि पंजा आधा ही उठा था कि वह रुक गया और कुनपेंग मानो फिर से गहरी नींद में चला गया। अग्नि बादल अवस्था वाले इस शिष्य की प्रतिभा उसे जगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फायर क्लाउड स्टेट के शिष्य पर स्थित प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे फीका सफेद हो गया और फिर गायब हो गया। रेटिंग, कार्यवाही शुरू, कैंग मांग ने कहा। शिष्य का चेहरा निराशा से लाल हो गया। यह तो बस शुरुआत थी। उसका लक्ष्य आंखें खोलने वाली मान्यता प्राप्त करना था। इस मान्यता तक पहुंचने के लिए कुनपेंग को अपनी आंखें खोलनी थी। हालांकि उसकी प्रतिभा, सूझबूझ, शारीरिक क्षमता और नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि जब सब मिलाकर देखा जाए तो कुनपेंग को केवल अपने पंजे हिलाने के लिए ही पर्याप्त थी। उसकी आंखें खुलवाने के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश थी। और एंट्रेंट मोशन की सबसे बुनियादी रेटिंग भी उसके लिए प्राचीन फे भवन से कोई खजाना प्राप्त करने या कुनपेंग प्राचीन फे स्तंभ का दरवाजा खोलने के लिए अपर्याप्त थी। ये यून ने पूछा, रेटिंग का विभाजन कैसे होता है? एंट्रेंट मोशन रेटिंग को ही थोड़ी बहुत पहचान मिली है। इसका मतलब ये भी है कि नियमों से संघनित प्राचीन फे को थोड़ा सा हिलाना। इससे ऊपर आई ओपनिंग, हाइबरनेशन, अवेकनिंग आदि हैं। इस बड़े भाई ने कुनपेंग को थोड़ा हिलाया, लेकिन उसने आंखें खोलकर उसकी ओर नहीं देखा, इसलिए यह पहचान का सबसे निम्न स्तर है। लुओ फेंगलिंग ने उसके कान में फुसफुसाया। बाई चेन बगल में एक बदसूरत चेहरे के साथ खड़ा था। उसे जरा सी भी पहचान नहीं मिल पाई। जैसे ही फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों पर प्रकाश के स्तंभ प्रकट हुए, जो लोग प्रकाश से घिरे हुए थे वे तुरंत तनावग्रस्त हो गए। उन्हें केवल इतना पता था कि क्या उन्हें अपने अपने फे दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त हुई है, लेकिन मान्यता की सीमा के बारे में वे अनिश्चित थे। फायर क्लाउड स्टेट के पहले शिष्य के बाद 3 अन्य को एंट्रेंट मोशन की रेटिंग दी गई। किसानों के बीच एंट्रेंट मोशन रेटिंग प्राप्त करना सबसे आम था, और जिन लोगों को प्रवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ उनमें से एक लिया भी थे। जब कैंग मांग ने परिणाम की घोषणा की तो लिया का चेहरा बेहद उदास हो गया। दरअसल उसे अपने खानदान से 12 दिव्य स्तंभों की स्थिति के बारे में काफी पहले ही पता चल चुका था। इसके अलावा उसने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुनपेंग दिव्य स्तंभ को पहले ही लक्ष्य के रूप में चुन लिया था। उन्हें शुरू में विश्वास था कि लंबी तैयारी के बाद वे कम से कम आंखें खोलने वाली रेटिंग तक तो पहुंच ही सकते हैं। फिल्म की शुरुआती गति की रेटिंग सामान्य थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। इसके विपरीत आंखें खोलने वाली रेटिंग ने व्यक्ति को उत्कृष्टता की श्रेणी में पहुंचा दिया, जिससे उन्हें कुछ संसाधन प्राप्त करने की अनुमति मिली। लिया खुद को बहुत ऊंचा समझता था, इसलिए हालांकि वह रान यू, भूलू या यहाँ तक कि तियानशी और लुतियान जैसे विलक्षण प्रतिभा वाले लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह कम से कम अन्य अग्नि बादल अवस्था के शिष्यों से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अंतिम परिणाम बेहद निराशाजनक रहा। उसने यी यून पर तिरछी नजर डाली। यह देखकर कि यी यून के विपरीत अधिकांश लोग आशंकित दिख रहे थे, मानो वह स्वर्ग का भ्रमण करने वाला कोई अमर प्राणी हो। लिया तुरंत क्रोधित हो गया। ये लड़का अभी भी दिखावा कर रहा था, क्या वह मौत को दावत दे रहा था? लिया ने केवल एंट्रेंट मोशन स्तर ही प्राप्त किया था और यी यून जैसे व्यक्ति के लिए उसे विश्वास नहीं था कि यी यून कोई पहचान हासिल कर सकता है। यह ऐसा था मानो वह किसी बाजार में खरीदारी कर रहा हो, तो वह पहचान कैसे प्राप्त कर सकता था। लेकिन अगर यी यून की किस्मत वाकई बहुत खराब होती और जैसा कि यी यून ने कहा उसे पहले ही मान्यता मिल चुकी होती, तब क्या यी यून के परिणाम भी उसके जैसे ही नहीं होते? मान्यता प्राप्त होने के बाद कार्यवाही शुरू हो जाती थी। कार्यवाही शुरू होने की 2 रेटिंग में कोई अंतर नहीं था। सीनियर ब्रदर बाई चेन, लुओ फेंगलिंग ने अचानक चेहरे के भाव बदलते हुए कहा। बाई चेन अचानक प्रकाश के एक स्तंभ से घिर गया और उसमें उसका चेहरा थोड़ा नीला पड़ गया क्योंकि उसने अपने दांत भींच लिए थे। 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जल्द ही बाई चेन के शरीर पर मौजूद प्रकाश का स्तंभ गायब हो गया। जिस क्षण वह प्रकाश के स्तंभ से गिर गया, वह सबका ध्यान आकर्षित करने लगा, लेकिन सबकी नजरों में होने का एहसास एक ऐसी यातना थी जो वर्षों तक चलने वाली प्रतीत हुई। बाई चेन, कोई रेटिंग नहीं, कोई पहचान नहीं मिली। कांग मांग ने उस पर नजर डालते हुए निर्दयता से कहा। बाई चेन का शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके कांपते होंठ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। बाई चेन पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्हें कोई मान्यता नहीं मिली थी। फायर क्लाउड स्टेट के एक अन्य शिष्य भी थे जिन्हें कोई मान्यता नहीं मिली थी। हा, रानयू, क्या तुम यही चाहते हो कि मैं देखूं अग्नि बादल अवस्था के शिष्यों की श्रेष्ठता? 4 प्रवेश गति प्राप्त कर चुके हैं और 2 को तो कोई पहचान भी नहीं मिली। ऐसा परिणाम वाकई अद्भुत है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। लुओ तियान ने बेशर्मी से उपहास किया। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य भी हंसने लगे और उपहास उड़ाने लगे, जिससे फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों के भाव बदल गए। लिया ने भी अपनी मुठ्ठियां भींच ली क्योंकि वह उन कुछ लोगों में से एक था जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था। उन्हें बाई चेन और यी यून के साथ एक समूह में वर्गीकृत किया गया था। दरअसल एंट्रेंट मोशन को उतना बुरा नहीं माना जाता था।
यहाँ तक कि फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों में भी अधिकांश केवल एंटी मोशन ही प्राप्त कर पाते थे। हालांकि फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों के घमंडी चेहरों से साफ था कि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि कोई शिष्य ऐसा भी होगा जिसे मान्यता न मिले। इसी तुलना के चलते फायर क्लाउड स्टेट में 2 शिष्य ऐसे थे जिन्हें कोई मान्यता नहीं मिली। कुछ समय बाद ये यून का नाम भी जुड़ सकता है, जिससे ये संख्या 3 हो जाएगी। यह अंतर बेहद चौंकाने वाला होगा। लुओ तियान, इतनी जल्दी इतना घमंड मत करो। फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों के खराब प्रदर्शन से रन यू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपनी रेटिंग की चिंता थी और यह कि क्या ये लुओ तियान की भारी बढ़त को कम करने के लिए काफी है। अध्याय 816 शीतनिद्रा से जागृति। इस बार तो तुम काफी आत्मविश्वास से भरे लग रहे हो, लुओ तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में ये साधारण शिष्य कोई मायने नहीं रखते। आगामी लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में ये प्रतिभागी नहीं है, बल्कि सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए हैं। असली प्रतिभागी तो हम जैसे लोग हैं। रान यू, मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही आकाश से प्रकाश का एक स्तंभ गिरा और उसने रान यू के शरीर को घेर लिया। लुओ तियान ने बोलते बोलते रुकते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी। देखते हैं कि तुम अपनी बातों को साबित कर पाते हो या नहीं। लुओ तियान के शब्दों ने अन्य साधारण साधकों को क्रोधित कर दिया, लेकिन रान यू के मूल्यांकन की शुरुआत होने के कारण उन्होंने लुओ तियान की बातों को नजरअंदाज कर दिया। रान यू फायर क्लाउड स्टेट के सभी शिष्यों में सर्वोच्च शक्ति वाला व्यक्ति था। अगर वह असफल हो जाता तो लुओ तियान और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य उसका खूब मजाक उड़ाते। हालांकि प्रकाश के स्तंभ में लिपटी हुई रान यू की आंखें शांत थीं और वह संयमित दिखाई दे रही थी, जिससे आत्मविश्वास से भरा व्यवहार झलक रहा था। अहंकारी लुओ तियान भी कुछ नहीं बोला। हालांकि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसने तिरस्कार का भाव दिखाना बंद कर दिया था। रान यू द्वारा ऐसा दावा करने का साहस करना निस्संदेह अनुचित नहीं था। अपने स्वभाव के कारण जब तक वह पूरी तरह आश्वस्त न होता वह ऐसा साहसिक दावा कभी नहीं करता। रान यू अत्यंत अभिमानी व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की असफलता को सहन नहीं करता था। जैसे ही प्रकाश के स्तंभ से हल्की सी चमक निकली, रान यू चुपचाप उसके भीतर खड़ी रही। ये ड्रैगन सम्राट का दिव्य स्तंभ है। सभी साधकों ने तुरंत देखा कि एक दिव्य स्तंभ असामान्य रूप से मुड़ गया है। ड्रैगन सम्राट के दिव्य स्तंभ पर पहले फायर क्लाउड स्टेट के एक शिष्य ने हमला करने का प्रयास किया था। उसे कुछ प्रतिक्रिया तो मिली, लेकिन वह अत्यंत कमजोर थी। इस समय ड्रैगन सम्राट का दिव्य स्तंभ, जो गहरी नींद में प्रतीत हो रहा था, रान यू की बारी आने पर तुरंत जाग उठा। इस बिंदु तक रेटिंग अभी भी गति में प्रवेश की स्थिति में थी, लेकिन समान अवस्था में होने के बावजूद पिछले साधक ने ड्रैगन सम्राट के पंजों को केवल थोड़ा सा हिलाने में ही सफलता प्राप्त की थी। तुलनात्मक रूप से रान यू ड्रैगन सम्राट के सभी शल्कों को खड़ा करने में सक्षम था, जिससे अंतर स्पष्ट हो गया। यह अंतर फायर क्लाउड स्टेट के उस विशेष शिष्य ने, जिसने उसी दिव्य स्तंभ का प्रयास किया था, चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए अपना चेहरा पीला कर लिया। ड्रैगन सम्राट का सिर हिलने लगा और अचानक उसकी आंखें खुल गईं, जिससे और भी कई परिवर्तन हुए। आंखें तारों की तरह चमकीली थीं। उसकी निगाहें उदासीन थीं, मानो सामने खड़े लोग चींटियां मात्र हों। उस शक्तिशाली प्राचीन जीवन के लिए जो समय के आरंभ में जन्मा था, भले ही वह उसकी महिमा की एक झलक मात्र ही क्यों न हो, ये योद्धा धूल के कणों के समान थे। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। ड्रैगन सम्राट, आंखें खोल देने वाला। ये वाकई आंखें खोलने वाला अनुभव था। फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों में से वह पहला व्यक्ति था जिसने आंखें खोलने वाला का दर्जा प्राप्त किया। ड्रैगन सम्राट की तारों जैसी आंखें प्रकाश के स्तंभ में डूबी हुई रान यू को टकटकी लगाए देख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो इस नन्ही सी जान ने भी उन्हें जरा सा ध्यान आकर्षित किया हो। अचानक उसका एक पंजा उठा और उसने दिव्य स्तंभ को जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर हिलने ही वाला हो। ये हो सकता है। लिया का चेहरा बेचैन लग रहा था। अगर ड्रैगन सम्राट ने अपना पूरा शरीर हिलाया तो इसका मतलब होगा कि रान यू ने शीतनिद्रा जागृति का तीसरा स्तर प्राप्त कर लिया है। उसके और रान यू के बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा। आई ओपनिंग के ऊपर हाइबरनेशन अवेकनिंग थी। इसका मतलब था एक सुप्त प्राचीन फेको, जो अरबों वर्षों से शीतनिद्रा में था, सक्रिय करना। किसी प्राचीन परी देवता का चींटी जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखने के लिए आंखें खोलना इस बात का संकेत था कि वह चींटी बहुत शक्तिशाली थी। यदि चींटी ने प्राचीन परी देवता को हिलने और अपना सिर उठाकर चींटी का सही आकलन करने के लिए मजबूर कर दिया, तो इसका मतलब था कि वह चींटी असाधारण थी। प्राचीन परियों ने अराजकता के नियमों का प्रतिनिधित्व किया, जो ऊर्जा के सबसे मूल स्रोत थे। जितना अधिक वे लोगों को नीचा दिखाते थे, उतना ही अधिक लोग महान दाव के प्रति श्रद्धा से भर जाते थे और उसके लिए उनकी लालसा बढ़ती जाती थी। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के साधकों के चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थीं। क्या ये रान यू सचमुच शीतनिद्रा जागृति प्राप्त कर सकता है? यहाँ तक कि कांगमांग, जिसे साधकों की प्राप्तियों से कोई लेना देना नहीं था, ने भी रान यू की ओर देखा। यदि रान यू ने वास्तव में शीतनिद्रा जागृति का दर्जा प्राप्त कर लिया था, तो वह वाकई ध्यान देने योग्य व्यक्ति था। बूम! रान यू को घेरने वाला प्रकाश का स्तंभ अचानक बेहद चमकदार हो गया, लेकिन प्रकाश का विस्फोट केवल एक पल के लिए ही गायब हो गया। सभी ने तुरंत ड्रैगन सम्राट के दिव्य स्तंभ की ओर देखा। उन्होंने जो भी दृश्य देखे थे, वे सब गायब हो चुके थे। रेटिंग, आंखें खोल देने वाली, कैंग मांग ने कहा। लुओ तियान ने तुरंत ही दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता का भाव प्रकट किया। इतने सारे चयन के बाद अंत में ड्रैगन सम्राट ही बचा। भले ही आपको नेत्र प्रवेश रेटिंग मिल जाए, फिर भी यह कोई खास बात नहीं है, लुओ तियान ने सिर हिलाते हुए कहा। फायर क्लाउड स्टेट के साधक क्रोधित हो गए। ये कहकर कि नेत्र प्रभात कोई प्रभावशाली चीज नहीं है, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जिन्होंने गति में प्रवेश प्राप्त किया था वे बेकार थे? प्रवेश करने की प्रक्रिया को तो नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन आंखें खोलने की प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी। लुओ तियान बहुत ही घमंडी हो रहा था।
रान यू ने हंसते हुए कहा, ओह, मुझे आश्चर्य है कि क्या महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष आपको लुओ तियान इसे एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। लुओ तियान की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। साधकों ने यह भी देखा कि रान यू को घेरे हुए प्रकाश स्तंभ की तीव्रता में केवल परिवर्तन हुआ, वह गायब नहीं हुआ। और इसी क्षण एक अन्य दिव्य स्तंभ में भी परिवर्तन होने लगे। यह महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष था। फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों को तुरंत याद आया कि रान यू ने 2 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया था। ड्रैगन सम्राट दिव्य स्तंभ की रेटिंग आंखें खोलने वाली थी, लेकिन ये केवल एक ही थी। इसके बाद महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष था। एम्प्रेस अर्थ दाव ट्री की आभा में एक व्यापक भव्यता थी। लोगों को केवल आसपास एक भारीपन का एहसास हो रहा था और उसके बाद रान यू के प्रकाश स्तंभ से नीले रंग की गैस प्रकट हुई। इस नीले रंग की गैस में अत्यंत गहन महान दाव के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली जीवन ऊर्जा भी समाहित थी। महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष एम्प्रेस अर्थ दाव ट्री अत्यंत रहस्यमय था। नीले रंग की गैस को देखकर कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इसका पहचान स्तर क्या है। जैसे जैसे नीली गैस अधिक समृद्ध होती गई, मानो वह किसी चीज में संघनित होने वाली हो, कुछ ही क्षणों बाद वह धीरे धीरे विलीन हो गई। प्राचीन फेस स्तंभ को उसकी शांत अवस्था में बहाल कर दिया गया। इसी क्षण कैंगमान की आवाज गूंजी, रेटिंग प्रवेश प्रक्रिया शुरू। केवल गति में प्रवेश करें। रान यू ने माथे पर शिकन डाली और कुछ हद तक निराश हुई। महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष 3000 महान दाव नियमों का साकार रूप था। यह अत्यंत भयानक और जटिल था। इसकी मान्यता प्राप्त करना बहुत ही कठिन था। लुओ तियान की भौहें तन गईं। प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यदि महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के दाव पत्तों ने दाव नेत्रों को संघनित कर लिया होता तो यह भयावह होता। लुओ तियान जानता था कि भले ही उसे यह क्षमता प्राप्त हो जाए, फिर भी वह उस स्तर से बहुत दूर था। ये कहा जा सकता है कि लुओ वंश के 196 राज्यों में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलना लगभग असंभव था। 3000 महान दाव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है। महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के लिए प्रवेश गति प्राप्त करने और साथ ही ड्रैगन सम्राट के लिए नेत्र भेदन प्राप्त करने का अर्थ था कि रान यू की शक्ति वास्तव में अच्छी थी। लुओ तियान और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों को अपेक्षाकृत शांत देखकर फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि रान यू की उपलब्धियों ने उनमें कुछ हद तक ईर्ष्या पैदा कर दी थी, लेकिन फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों के मुंह बंद कर दिए जाने के बाद अपना गुस्सा निकालने में सक्षम होने पर उन्हें बहुत अच्छा लगा। रान यू द्वारा उत्पन्न झटका तुरंत दूर नहीं हुआ था कि प्रकाश के अगले स्तंभ ने गु लुओ को घेर लिया। हाँ, गु लुओ भी 2 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करना चाहता था। गु लुओ। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के लुओ तियान ने थोड़ी हैरानी से गु लुओ की ओर देखा। फायर क्लाउड स्टेट की युवा पीढ़ी में तियानशी, रान यू और गु लुओ प्रमुख नेता थे। गु लुओ को समझना सबसे कठिन था। गु लुओ एक ऐसी परछाई की तरह था जो अंधेरे साए में रहती थी और आमतौर पर कोई भी उसे देख नहीं पाता था। गु लुओ सीधे प्रकाश के एक स्तंभ में चली गई और उससे प्रकाशित हो गई। हालांकि धूसर कपड़े के आवरण के नीचे गु लुओ के होठों की हरकत किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आवाज मानो सीधे उसके दिमाग से निकल रही हो। वह आवाज नीरस और कानों में गूंजती हुई लग रही थी। बूम! कुनपेंग दिव्य स्तंभ पर कुनपेंग अचानक बादलों के सागर में लुढ़क गया। उसका आधा शरीर दिव्य स्तंभ से बाहर निकलकर आकाश में एक प्रेत जैसी आकृति बन गया जो गु लुओ को देख रहा था। इसके बाद कुनपेंग ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। आंखों का तुरंत खुल जाना एक ऐसा दृश्य था जिसने फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट दोनों के शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। स्थिर खड़ी गु लुओ और गतिशील कुनपेंग के बीच एक ऐसा विरोधाभास था मानो कोई अदम्य शक्ति हो। यह बेहद चौंकाने वाला था। शाओ! इसी क्षण प्राचीन कुनपेंग ने एक तीखी चीख निकाली और अपने पंख फड़फड़ाने लगा, जिससे एक तेज हवा चलने लगी। इससे वहां मौजूद लुओ वंश के शिष्यों को संभलने में मुश्किल होने लगी। वे लगभग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। क्या ये हो सकता है? किसी ने अत्यंत आश्चर्य से कहा। हेब! शीतनिद्रा जागृति। रान यू की पुतलियां तुरंत सिकुड़कर सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। गु लुओ, जो उन्हीं की तरह फायर क्लाउड स्टेट से था, फायर क्लाउड स्टेट के बाहर एक प्रायोगिक प्रशिक्षण के बाद 10 साल बाद लौटा था, लेकिन अब वह प्राचीन फेस स्तंभ पर कुनपेंग फे गॉड को जगाने में कामयाब हो गया था, जिससे शीतनिद्रा जागृति पूरी हो गई थी। अध्याय 817 एकाकी शून्यता। लुओ तियान ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर कसकर पकड़ लिया और गु लुओ को देखते हुए उसकी नजरों में एक शीतलता झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, गु लुओ, तुम सचमुच ऐसी हो जिस पर कभी मुसीबत नहीं आती, लेकिन जब आती है तो मूसलाधार आती है। लुओ वंश के अन्य शिष्य भी मन ही मन भयभीत हो गए। लुओ तियान का ऐसा कहना निस्संदेह शीतनिद्रा जागृति का परिणाम था। गति में प्रवेश करने से लेकर आंखें खुलने तक और आंखें खुलने से लेकर शीतनिद्रा से जागृति तक उसने ये सब एक ही झटके में कर दिखाया था। गु लुओ ने चुपचाप इतनी उच्च स्तर की पहचान हासिल कर ली थी। विशेषकर लिया के चेहरे पर जबरदस्त भाव भंगिमा दिखाई दी और उसने अपने दांत भींच लिए। ये वही कुनपेंग दिव्य स्तंभ था, लेकिन गु लुओ ने उसके सामने बिताए समय का केवल आधा समय ही बिताया था। हालांकि उनकी पहचान में जमीन आसमान का अंतर था। क्या अंतर इतना बड़ा हो सकता है? लिया को सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। वह वास्तव में शीतनिद्रा जागृति की मान्यता प्राप्त कर सकता है। रान यू की आंखों में अब शांति नहीं थी। साधकों की नाम सूची में उसका स्थान गु लुओ से ऊपर था और यद्यपि रान यू गु लुओ के प्रति सतर्क था, उसका असली लक्ष्य तियानशी था। विशेषकर इस बार तियानशी को पहले ही ले जाए जाने के कारण। हालांकि रान यू सती तौर पर शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह आक्रोशित महसूस कर रहा था। रान यू ये साबित करना चाहता था कि भले ही उसे तियानशी की तरह समर्पित देखभाल के साथ पाला पोसा जाने का विशेष व्यवहार न मिला हो, फिर भी वह मौजूदा संसाधनों के साथ किसी भी तरह से कमतर नहीं होगा। लेकिन अब गु लुओ ने शीतनिद्रा जागृति की रेटिंग प्राप्त कर ली थी। सबकी निगाहों के बीच गु लुओ चुप रहा।
वह बिना पलक झपकाए अपनी जगह पर अविचल खड़ा रहा, मानो वह चलता फिरता ज़ॉम्बी हो। उसके चेहरे पर मृत्यु का आभास झलक रहा था। प्राचीन कुनपेन द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली पंखों के बावजूद भी गु लुओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और इसी क्षण प्राचीन कुनपेन की प्रेत छवि फट गई और बिखर गई। कुनपेन का दिव्य स्तंभ सामान्य स्थिति में लौट आया, मानो जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक सामूहिक मतभ्रम था। रेटिंग शीतनिद्रा जागृति। कैंग मांग की आवाज गूंज उठी। कैंग मांग ने गु लुओ पर ध्यान से नजर डाली। हालांकि गु लुओ के शरीर पर मौजूद प्रकाश का स्तंभ गायब नहीं हुआ। लगातार 2 लोग। पब फ्यूचर एड्स। एक और दिव्य स्तंभ है। यह क्या है? साधकों ने जल्दी से उसकी ओर देखा। ये तो एकाकीपन का दिव्य स्तंभ है। गु लुओ ने कुनपेन के दिव्य स्तंभ से पहले एकाकीपन के दिव्य स्तंभ को चुना। पता नहीं इस बार उसे क्या रेटिंग मिलेगी, एक तेज नजर वाले व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। 9वां परिदेवता एकाकी शून्यता स्वयं एक अनंत शून्य था। यह महान लोगों का मकबरा था और मृत मौन का प्रतीक था। उस एकाकी शून्यता के दिव्य स्तंभ के ऊपर केवल खालीपन था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पहली नजर में किसी ने कुछ भी नहीं देखा। इससे उत्पन्न परिवर्तन अदृश्य लहरों के समान थे जो इसके चारों ओर फैलते थे। जैसे ही लहरें गुजरी, सबकी आंखें धुंधली हो गईं, मानो वे एकाकी शून्यता के शरीर में समा रहे हों। ऐसा लगा जैसे वे अनंत में गिर गए हों, एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नहीं है। यह अनुभूति क्षणिक थी, लेकिन कम साधना स्तर वाले कुछ साधक एक ऐसी समाधि अवस्था में चले गए जिससे उबरने में उन्हें कुछ समय लगा। अभी जो अनुभूति हुई, मानो मृत्यु हो गई हो। यह एकाकी शून्यता का देवता कितना विचित्र है। बाई चेन भी उनमें से एक था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। जीवन और मृत्यु की सीमा बहुत भयानक थी। मृत्यु के आगमन का अनुभव करना निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। ये यून ने एकाकी शून्यता के दिव्य स्तंभ को देखा। उससे पहले की आभा इतनी तीव्र थी कि मृत्यु आत्मा का लहू भी उसे अवशोषित नहीं कर सका। हालांकि मृत्यु आत्मा के लहू और बैंगनी क्रिस्टल की उपस्थिति के कारण ये यून पर इसका गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। उसने गु लुओ को ध्यानपूर्वक देखा और सोचा कि गु लुओ किस प्रजाति का है और वह कौन सी साधना तकनीक का अभ्यास करता है। हालांकि उसकी शारीरिक बनावट से यह स्पष्ट था कि उसका किसी न किसी रूप में एकाकी शून्यता दिव्य स्तंभ से संबंध है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे एकाकी शून्यता दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त हो गई थी। एकाकी शून्यता और महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष दिव्य स्तंभ की पहचान की कठिनाई लगभग बराबर थी। यह बिल्कुल अज्ञात था कि गु लुओ को एकाकी शून्यता के दिव्य स्तंभ से क्या रेटिंग प्राप्त होगी। रेटिंग आगे बढ़ो, कैंग मांग ने घोषणा की, लेकिन उसके बाद उसने प्रशंसा भरी नजरों से गु लुओ को देखा। क्या पहले की वह लहर एकाकी शून्यता के दिव्य स्तंभ की प्रवेश गति थी? कुनपेन दिव्य स्तंभ, शीतनिद्रा जागृति, एकाकी शून्यता दिव्य स्तंभ, गति में प्रवेश। ये रेटिंग। फीनिक्स फर्मियाना राज्य के किसानों सहित सभी किसान चौंक गए और उन्होंने अपने सिर हिला दिए। तुलना करने का कोई तरीका ही नहीं था। रान यू का कोमल चेहरा पहले से ही बेहद उदास था। पा लुओ तियान ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तालियों की हर गड़गड़ाहट ऐसी लग रही थी मानो वह रान यू के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार रही हो। शानदार, सचमुच शानदार, लुओ तियान ने दिल से कहा। रान यू, तो यही वजह है कि तुमने मुझे जल्दी हंसने से मना किया था। लुओ तियान ने रान यू की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर एड्स। रान यू की आंखों के कोने में तुरंत एक झंझनाहट हुई। लुओ तियान उसके घावों पर नमक छिड़क रहा था। लुओ तियान, तुम्हारी फीनिक्स फर्मियाना अवस्था इस बार तो मान ही जाएगी, है ना? अग्नि बादल अवस्था की एक महिला शिष्या ने अपना क्रोध व्यक्त करते हुए कहा। गु लुओ का स्तर बेहद ऊंचा था, जबकि रान यू उनसे बस थोड़ा ही पीछे था। उनका प्रदर्शन वाकई शानदार था। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के लोगों को पूरी तरह शांत देखकर फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों ने गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लिया। गु लुओ, तुम्हें कम समझना वाकई मेरी गलती थी। लुओ तियान की बात सुनकर अग्नि बादल अवस्था वाली शिष्या तुरंत मुस्कुरा उठी, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसने लुओ तियान की पूंछ को फड़फड़ाते हुए देखा, और एक बार फिर उसके चेहरे पर घमंडी भाव आ गया। लेकिन ये तो बस एक शीतनिद्रा जागृति और प्रवेश गति है, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें एकाकी शून्यता के दिव्य स्तंभ से नेत्र बोध प्राप्त होता तो मैं प्रभावित होता, लेकिन अब तुम्हें एकाकी शून्यता के दिव्य स्तंभ से केवल प्रवेश गति ही मिली है। कुनपेन के दिव्य स्तंभ से शीतनिद्रा जागृति का उपयोग करके मुझे हराना असंभव है। लुओ तियान की बातों से सभी लोग चौंक गए। रान यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, कितना घमंड है। अगर गु लुओ कुछ भी नहीं था तो क्या वह पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं था? मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप सब जाने से पहले मेरी रेटिंग देखने के लिए एक और दिन रुके, लुओ तियान ने कहा। रान यू की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। लुओ तियान की बातों में उसका सच्चा आत्मविश्वास झलक रहा था। अगर उसकी रेटिंग गु लुओ से कम होती तो उसकी सारी इज्जत चली जाती। फायर क्लाउड स्टेट के अन्य शिष्यों को भी यह बात समझ में आ गई और वे आश्चर्यचकित रह गए। रान यू और गु लुओ की रेटिंग पहले से ही दूसरों से कहीं अधिक थी, लेकिन लुओ तियान उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। क्या ये 3 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त कर रहा है? फायर क्लाउड स्टेट के एक शिष्य ने कहा। हालांकि अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही उसने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि ऐसा होना काफी असंभव है। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों के पास भी उन्हीं की तरह मान्यता प्राप्त करने के लिए केवल एक दिन का समय था। 2 दिव्य स्तंभों पर चिंतन करने में प्रत्येक स्तंभ पर आधा दिन का समय लगता था। यदि 3 स्तंभ होते तो इसका अर्थ 1/3 दिन का समय होता था। कठिनाई असाधारण थी। मौजूदा हालात को देखते हुए लगभग किसी ने भी शेष मूल्यांकनों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे फिर भी जारी थे। भीड़ के बीच प्रकाश के एक स्तंभ ने एक व्यक्ति के शरीर को रोशन कर दिया। जूनियर ब्रदर ही। केवल लुओ फैंगलिंग और उसके आसपास के कुछ ही लोगों ने तुरंत महसूस किया कि प्रकाश के स्तंभ से घिरा हुआ व्यक्ति यून था।
अन्य लोगों ने भी इसे देखा लेकिन जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली। रान यू और गु लुओ के सामने ये यून की लोकप्रियता रेटिंग पर कौन ध्यान देगा। अब हर कोई लुओ तियान के संभावित कारनामों के बारे में अटकलें लगा रहा था। अध्याय 818 ये यून की रेटिंग। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर भाई ये यून सच में पास हो गया। वास्तव में बाई चेन ही ये यून के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था। एक नए शिष्य के रूप में बाई चेन सचमुच चाहता था कि ये यून भी उसकी तरह परीक्षा में फेल हो जाए। लिया ने ये यून को भी देखा लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रान यू और गु लुओ की रेटिंग ने लिया को काफी झटका दिया था, इसलिए वह निराश महसूस कर रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये यून खुद को मूर्ख साबित करे। उनका मूड नहीं था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये यून की किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त करने में विफलता के कारण फायर क्लाउड स्टेट को फीनिक्स फर्मियाना स्टेट द्वारा उपहास का पात्र बनाया जाएगा, लिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसी क्षण उसने लुओ फेंगलिंग को ये कहते हुए सुना, 7 रंगों वाला फीनिक्स चल रहा है। लिया चौंक गई और जल्दी से करवट बदल ली। ये ले जाया गया। एक योद्धा की दृष्टि बहुत तेज होती है, इसलिए लिया ने तुरंत 7 रंगों वाले फीनिक्स के पूंछ के पंखों और एक पंजे को थोड़ा कांपते हुए देखा। लिया का चेहरा उतर गया। चाहे वो कपकपी हो या फड़फड़ाहट, जब तक 7 रंगों वाले फीनिक्स में कोई हलचल होती थी, इसका मतलब था गति में प्रवेश। उसे वाकई में मान्यता मिल गई। छोड़ो इसे, ये तो बस किस्मत है, मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। लिया ने ये यून को नाराजगी भरी नजर से देखा। इस बदमाश की किस्मत तो बिल्कुल ही खराब थी। ये यून के बराबर रेटिंग होना उसके लिए शर्मनाक था। बाई चेन ने भी आह भरी और उसे अच्छा नहीं लगा। ये यून सचमुच मर गया था। रेटिंग मोशन में प्रवेश। कैंग मैंग ने घोषणा की। बाई चेन ने ये यून की ओर देखा और थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, छोटे भाई ये यून, बधाई हो। ये यून कुछ नहीं बोला। दरअसल 7 रंगों वाले फीनिक्स के प्राचीन फेस स्तंभ को हिलाना उसके लिए आसान नहीं था। अन्य साधकों ने, जिन्होंने 7 रंगों वाले फीनिक्स से मान्यता प्राप्त की थी, अग्नि तत्व के नियमों के माध्यम से ऐसा किया था। हालांकि ये यून के अग्नि तत्व के नियम शुद्ध यांग नियमों से उत्पन्न हुए थे, इसलिए यह कोई असाधारण शक्ति नहीं थी। उसे अपनी सहायता के लिए थोड़ी सी तलवार शक्ति का उपयोग करना पड़ा, शुद्ध यांग तलवार महल से प्राप्त तलवार शक्ति। जब ये यून पहली बार 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ के सामने खड़ा हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि 7 रंगों वाला फीनिक्स शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार शक्ति से प्रतिध्वनित होगा। हालांकि इस प्रतिध्वनि का स्रोत 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ के निर्माता का मार्ग मंत्र था। उसने तलवार का उपयोग करके प्राचीन फेस स्तंभ को तराशा था, जिससे प्राचीन फेस स्तंभ में थोड़ी सी तलवार शक्ति समाहित हो गई थी। ये यून की महान दाव का उपयोग करने में विफलता थी, बल्कि वास्तव में एक चाल थी। इसलिए शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार शक्ति चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ के सामने शुद्ध यांग तलवार शक्ति को मिलने वाली मान्यता कुछ भी नहीं थी। आखिरकार 7 रंगों वाला फीनिक्स अराजकता से उत्पन्न हुआ था, न कि तलवार शक्ति का साथी। इसलिए तलवार की शक्ति और अग्नि तत्व के नियमों के संयोजन से ही वह केवल गति में प्रवेश कर सका। ये केवल बुनियादी पहचान थी, लेकिन इससे ये यून बहुत संतुष्ट था। छोटे भाई ये, तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है, किसी ने चिढ़कर कहा। ऐसा लग रहा था मानो अगर वे ये निष्कर्ष निकाल ले कि ये यून का प्रवेश करना महज किस्मत का नतीजा था, तो उन्हें बेहतर महसूस होगा। बाई चेन ने आह भरते हुए कहा, किस्मत भी एक तरह की ताकत होती है। छोटे भाई ये, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। दुर्भाग्य से मुझमें थोड़ी सी भी किस्मत की कमी है। अगर मुझे थोड़ी और किस्मत मिल जाए तो। उद्धरण चिन्ह। बाई चेन ने घोर आक्रोश के साथ कहा, मानो वह घोर आक्रोश से भरा हुआ हो। इसमें थोड़ी किस्मत तो थी ही। ये यून मुस्कुराया। सच में थोड़ी किस्मत तो थी ही। आखिर उसने 7 रंगों वाले प्राचीन फीनिक्स स्तंभ के सामने सिर्फ कुछ घंटे ही बिताए थे, जो दूसरों के मुकाबले बहुत कम थे। कम से कम तुम खुद को तो जानते हो। जब लिया ने यून और बाई चेन के बीच की बातचीत सुनी, तो उसने मन ही मन खुद को कोसा। अब फ्यूचर एड्स, तुम्हारा भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा, लिया ने ठंडे लहजे में कहा और अपनी नजरें फेर ली। ये यून की तरफ दोबारा देखने से वह और भी परेशान हो जाता। लेकिन इसी क्षण उसने अचानक लुओ फेंगलिंग की हैरान करने वाली आवाज सुनी, छोटे भाई ये यून के शरीर पर प्रकाश का स्तंभ अभी भी क्यों है। ओह, लाइया ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाने के तुरंत बाद अपना सिर वापस दाईं ओर घुमा लिया। ये यून को अभी भी प्रकाश के स्तंभ से घिरा देखकर लिया को तुरंत कुछ समझ नहीं आया। आखिर हो क्या रहा था। बाकी लोगों ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। केवल लिया, लुओ फेंगलिंग और बाई चेन ही ये यून को ध्यान से देख रहे थे। इसी क्षण एक दिव्य स्तंभ ने प्रतिक्रिया दी। एक आवाज आ रही है। लुओ फेंगलिंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों से हैरानी से देखा। उफ, अचानक हल्की हवा चलने लगी। इससे फीनिक्स फर्मियाना राज्य भी चिंतित हो गया। उन्होंने तुरंत इधर उधर देखा और जल्द ही सभी ने ये उनके शरीर से हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया। ये बदमाश कौन था। क्या अभी हाल ही में ये घोषणा नहीं हुई थी कि उसे एक दैवीय स्तंभ की मान्यता प्राप्त हो गई है। हालांकि फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों ने ये उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कान मान की घोषणा सुन ली थी। ये तो सिर्फ एंटी मोशन था, इसलिए चिंता करने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जिस व्यक्ति को पहचान मिल चुकी थी, उसकी ओर से इतना हंगामा क्यों हुआ। एक दिव्य स्तंभ हिल रहा है, अचानक किसी ने हैरानी से कहा और सबने उसकी ओर देखा। यह सम्राज्ञी पृथ्वी दाव वृक्ष है। इस समय फायर क्लाउड स्टेट के शिष्यों को अचानक याद आया कि यून कुछ समय के लिए महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के दिव्य स्तंभ के सामने खड़ा रहा था। बेशक सभी को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी था। इसके अलावा वह काफी जल्दी वहां से चला गया था। ये हो सकता है। मोशन का मतलब था मोशन में प्रवेश करना। इसका मतलब यह था कि यून को महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की मान्यता प्राप्त हो गई थी।
ये तो अविश्वसनीय था। यदि 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ की मान्यता प्राप्त करना भाग्य की बात है, तो क्या महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है? तो क्या ये किस्मत अविश्वसनीय नहीं होगी? सरसराहट। अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक तरह की समाधि जैसी अवस्था में सभी को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी विशाल वृक्ष के नीचे खड़े हों। उनके चारों ओर पत्तों की सरसराहट की ध्वनि गूंज रही थी। इस विशाल वृक्ष के नीचे हर कोई अत्यंत सूक्ष्म था, चींटियों या धूल के कणों की तरह। लोगों ने ऊपर देखा और पेड़ पर घनी पत्तियां देखी। जैसे ही उन्होंने सूर्य की ओर मुख किया, पलके झपकाने पर उनके दाव पैटर्न आंखों का आकार लेते हुए प्रतीत हुए। ये है उद्धरण चिन्ह। आंखें खुल गईं। क्या महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष ने अपनी आंखें खोल दी है? फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य बेहद स्तब्ध रह गए। जो लोग पहले सोचते थे कि उनको बस किस्मत का साथ मिला है, वे हैरान रह गए। महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की आंख खुलना, क्या ये यून की वजह से हुआ? अगर ये एंटी इमोशन होता तो वे भाग्य का सहारा लेकर इसे समझा सकते थे, मुख्यतः खुद को तसल्ली देने के लिए। लेकिन आई ओपनिंग के मामले में क्या यह भाग्य से हासिल किया जा सकता था? इसके अलावा यह महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष था। एम्प्रेस अर्थ दाव ट्री, 7 कलर फीनिक्स, ड्रैगन एम्पर या कुनपेन जैसे प्राचीन फे स्तंभों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसकी मान्यता प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। यहाँ तक कि शक्तिशाली गुलुओ भी सोलिटरी नथिंगनेस दिव्य स्तंभ के समक्ष केवल एंटी इमोशन की श्रेणी ही प्राप्त कर सका, जो कि एम्प्रेस अर्थ दाव ट्री के लगभग समान स्तर का स्तंभ था। लेकिन इसके बजाय ये उनके पास 7 रंगों वाले फीनिक्स के लिए गति में प्रवेश करने की क्षमता थी, लेकिन महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के लिए आंखें खोलने की क्षमता थी। ये परिणाम देखने में रैनयू के समान लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये रैनयू से कहीं बेहतर था। रैनयू की सांसें थम सी गईं जब उसने यून को देखा। पहले तो वही यून को राजकुमार पिंगनान का समर्थन हासिल करने वाला चापलूस समझता था, एक निर्लज और तुच्छ व्यक्ति जो उसके भाई को उसके पद से हटा रहा था। लेकिन कौन जाने, वह गुलुओ को तो भूल सकता था, लेकिन ये यून भी लगभग उसी के जैसा था। 7 रंगों वाले फीनिक्स की रेटिंग में ये यून मुश्किल से ही पास हुआ था। लेकिन महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के लिए क्या वह किसी खजाने का इस्तेमाल करके धोखा दे रहा है? मुझे विश्वास नहीं होता। वो तो अभी नया शिष्य है, उसकी रेटिंग इतनी कम कैसे हो सकती है? अग्नि बादल अवस्था की एक महिला शिष्या ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। वह रैनयू की प्रशंसक थी, इसलिए जब उसने आसपास के लोगों को यून की रेटिंग रैनयू से बेहतर बताते हुए सुना तो वह चुप नहीं रह सकी। किसी को भी उसके तथाकथित धोखाधड़ी पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 12 दिव्य स्तंभों के सामने नियमों की समझ के अलावा कोई अन्य साधन प्रभावी नहीं था। इसी क्षण प्रकाश के स्तंभ के शीर्ष से, जहां ये यून स्थित थी, अचानक कुछ नीचे की ओर तैरता हुआ आया। पहले तो ये लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, लेकिन धीरे धीरे वे ये समझने में कामयाब हो गए कि नीचे क्या बहकर आया था। यह एक साधारण पत्ता था। उसमें कोई भव्यता नहीं थी, बस एक साधारण पत्ता था जो आध्यात्मिक पौधों से हीन था। हालांकि जब सभी ने उस पत्ते को देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वे अपनी निगाहें उससे हटा नहीं पा रहे थे। वे बड़ी उत्सुकता से देखते रहे जैसे जैसे पत्ता धीरे धीरे तैरता हुआ ये यून के सिर के ऊपर पहुंच गया। ये यून ने अपना हाथ बढ़ाया और पत्ता उसकी हथेली पर गिर गया। जैसे ही पत्ता उसकी हथेली पर गिरा, उसका चमकीला हरा रंग मुरझाए हुए पीले रंग में बदल गया। फिर वह पीले रंग से चूर चूर हो गया। हल्की हवा के झोंके से वह चूर चूर उड़कर हवा में बिखर गया। ये देखकर कई लोग स्तब्ध रह गए। क्या महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष से एक पत्ता झड़कर ये यून के हाथ में आ गिरा? ये यून ने ऐसा क्या किया था, या वह किस बात का हकदार था कि महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष ने अपना एक पत्ता गिरा दिया? और इसी क्षण कैंगमांग अचानक खड़ी हो गई और ये यून को एक गहरी अर्थपूर्ण नजर से देखते हुए बोली, रेटिंग शीतनिद्रा जागृत हो गई। उनकी दमदार आवाज ने सबको सदमे से जगा दिया। शीतनिद्रा से जागना। अध्याय 819 चरम यांग शरीर प्रदीप्ति। नींद से अचानक जाग उठी भील को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शीतनिद्रा जागृति। इसके अलावा यह महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की शीतनिद्रा जागृति की मान्यता थी। मनुष्य बड़े जिज्ञासु प्राणी थे। जब उन्हें रैनयू या गुलुओ जैसे कोई व्यक्ति उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली दिखाई देता तो वे आश्चर्यचकित होने के बावजूद उन लोगों द्वारा किए गए कारनामों पर संदेह नहीं करते थे। वे इसे अनिच्छा से ही स्वीकार करते थे और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते थे। आदर्श का महान होना स्वाभाविक ही था, लेकिन अगर किसी उपलब्धि को हासिल करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे हर कोई अपने से कमजोर समझता हो, तो ये बात अस्वीकार्य हो जाएगी। उनके लिए आंखें खोलना पहले से ही अविश्वसनीय था, लेकिन अब ये शीतनिद्रा से जागृति थी। असंभव। जैसे ही कैंगमांग ने ये शब्द कहे, लिया चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, या हमारे लुओ वंश के 12 दिव्य स्तंभों पर शक कर रहे हो? कांगमांग ने ठंडे स्वर में लिया को देखा। कांगमांग के शरीर से तुरंत एक खतरनाक आभा उत्पन्न हुई। उसके चारों ओर लिपटा विशालकाय अजगर भी अपना सिर उठाकर लिया को घूरने लगा। जैसे ही लिया ने कहा नहीं, उसे तुरंत अपने सिर की त्वचा सुनना महसूस होने लगी। कैंगमांग ने ठंडी आवाज में गुर्राया। 12 दिव्य स्तंभों में प्राचीन देवताओं की कृपा की झलक थी, इसलिए इसमें धोखा देना असंभव था। सच्चाई उनके सामने आ गई। ये यून ने सचमुच महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष से शीतनिद्रा जागृति का दर्जा प्राप्त कर लिया था। रैनयू के कोमल चेहरे पर अब शांति नहीं रह सकी और उसका भाव अत्यंत विकृत हो गया। हालांकि 7 रंगों वाले फीनिक्स दिव्य स्तंभ पर रेटिंग कमजोर थी, लेकिन केवल महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की शीतनिद्रा जागृति रेटिंग ही यह इंगित करने के लिए पर्याप्त थी कि उनका प्रदर्शन रैनयू से बेहतर था। लुओ तियान के चेहरे पर भी अप्रत्याशित भाव आ गए। मुझे लगा था कि फायर क्लाउड स्टेट तो बस औसत दर्जे की ही होती है। किसने सोचा था कि युवान ओपनिंग स्तर का शिष्य इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? कम साधना अवधि कम साधना स्तर वाले लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कम अस्थि आयु होना एक अतिरिक्त लाभ है।
12 प्राचीन फेस स्तंभों की परीक्षा किसी की शक्ति का अंतिम मूल्यांकन नहीं होती। लुओ तियान की बात वास्तव में सच थी, लेकिन ये कई बार सिद्ध हो चुका है कि साधना जितनी लंबी होती है, नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि उतनी ही गहरी होती जाती है। प्राप्त मान्यता भी उतनी ही अधिक होती है। इसलिए 60 वर्षों तक साधना कर चुका शिष्य नए शिष्य से अधिक बलवान होना चाहिए। सीनियर ब्रदर लुओ, क्या इसका मतलब यह है कि आप इस रेटिंग को पार कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ब्रदर लुओ 3 प्राचीन फेस स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करने जा रहे हैं? फीनिक्स फर्मियाना स्टेट की ओर से कुछ शिष्य लुओ तियान की बातें सुनकर चौंक गए। लुओ तियान के आत्मविश्वास ने उन सभी को यह विश्वास दिला दिया कि वह और भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। लुओ तियान ने सिर हिलाते हुए कहा, 3 स्तंभों की बात भूल जाइए। ये तो सरासर दिखावा है। मैं केवल 2 स्तंभ चुनूंगा, एक में नेत्र प्रस्फुटन होगा और दूसरे में शीतनिद्रा जागृति। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। लुओ तियान ने भले ही कहा हो कि 3 स्तंभों के सामने ध्यान करना महज दिखावा है, लेकिन फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्य जानते थे कि यह लुओ तियान का अहंकार दिखाने का तरीका मात्र था। 3 प्राचीन फेस स्तंभों के सामने ध्यान करना समय की कमी के कारण कठिन था और इससे अच्छे परिणाम प्राप्त करना भी मुश्किल था। 2 प्राचीन फेस स्तंभों के सामने ध्यान करना अधिक सुरक्षित था। ये यून की तुलना में आंखें खोलने वाला अनुभव और शीतनिद्रा से जागृति बेहतर परिणाम होगा। लेकिन क्या लुओ तियान द्वारा गारंटीकृत शीतनिद्रा जागृति रेटिंग महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष से अधिक हो सकती है? वह तो महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष ही था। फीनिक्स फर्मियाना स्टेट के शिष्यों को अभी भी संशय में देखकर लुओ तियान हंसते हुए बोला, वह तो युवान ओपनिंग क्षेत्र का एक कनिष्ठ शिष्य है। उसे पार करना बहुत आसान होगा। जैसे ही वह और अधिक आत्मविश्वास भरे शब्द कहना चाहता था, अचानक किसी ने कहा, क्यों जूनियर ब्रदर, ये के शरीर के चारों ओर प्रकाश का स्तंभ अभी तक गायब क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही, और वास्तव में ऐसा लगता है कि रोशनी और भी बढ़ रही है। लोग आपस में हड़बड़ी में चर्चा करने लगे, लेकिन इन चर्चाओं से लुओ तियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गला घोट दिया गया हो। धीरे धीरे उसने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि वह उसके गले में ही अटक गई। जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, वही यून को घूरने लगा। ये स्थिति अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुई? ये सिर्फ उसी तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों की निगाहें ये उन पर पूरी तरह से अविश्वास से भरी हुई थी। विंग, आकाश से एक और भी तीव्र सुनहरी किरण गिरी, मानो 9 स्वर्गों से कोई तेजस्वी सूर्य ही उनको प्रकाशित कर रहा हो। उस किरण ने उसे अपने सुनहरे प्रकाश में नहला दिया, जिससे वह किसी देवता जैसा दिखने लगा। रान यू को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग पर किसी ने बेरहमी से मुक्का मारा हो। उसका दिमाग झंझनाने लगा। यहाँ तक कि कैंग मान के ही यून को देखने के तरीके में भी एक अजीब सा संकेत छिपा था। क्या इससे भी अधिक हो सकता है? फायर क्लाउड स्टेट के एक शिष्य की आंखों के कोने फड़कते हुए फुसफुसाए, वैसे क्या यून ने एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन डिवाइन कॉलम के सामने काफी देर तक ध्यान नहीं किया था? क्या ऐसा हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सभी को याद था, उन्हें अपना वाक्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। तुरंत ही सभी के चेहरे के भाव बेहद जटिल प्रतीत होने लगे। ये यून ने महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष से शीतनिद्रा जागृति का दर्जा प्राप्त किया था, तो फिर उसने चरम यांग प्रबुद्धता की मान्यता भी प्राप्त नहीं की होगी, है ना? एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन का जन्म कैस के तुरंत बाद हुआ था। इसे समझना बेहद मुश्किल और भयावह था। एम्प्रेस अर्थ दाव ट्री 3000 महान दाव का संगम था, जबकि एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन शुद्ध यांग नियमों का परम स्वरूप था। यह सर्वोच्चता का एक महान दाव था जिसका जन्म ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ हुआ था। ये यून के पिछले प्रदर्शन ने उन्हें इतना शर्मिंदा कर दिया था कि वे सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। केवल रान यू और गू लुओ, साथ ही लुओ तियान ही ये यून से मुकाबला कर सकते थे। यदि उन्हें एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन की अतिरिक्त मान्यता प्राप्त हो जाती। अभी अभी महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष के लिए ये यून ने अग्नितत्वीय नियमों सहित कुछ छोटे दाव का उपयोग करके उसकी मान्यता प्राप्त की होगी। लेकिन चरम यांग प्रदीप्ति के लिए चाहे किसी के अग्नितत्वीय नियम कितने भी गहन क्यों न हो, शुरुआत में शुद्ध यांग नियमों के सामने वे बहुत कमजोर हैं। मेरे विचार से भले ही ये यून उसकी मान्यता प्राप्त कर ले, ये केवल गति में प्रवेश करने जैसा होगा। एक साधक ने कहा, गति में प्रवेश करना भी काफी भयावह होगा। कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से कहा कि ये यून को प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होगी। उनका ये कहना कि वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि ऐसा परिणाम उनके लिए अधिक स्वीकार्य था। ये लोग पहले मानते थे कि वे ये यून से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उनका मानना था कि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने की योग्यता वास्तव में उन्हीं के पास थी। ये यून तो निचले स्तर से आया था और उसने अभी अभी अर्थ फायर हॉल में प्रवेश किया था। अगर प्रिंस पिंगनान न होते तो वह परीक्षाओं में कैसे भाग ले पाता? ये समझ उनकी आंखों के सामने मौजूद वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत थी। भला ये अभिजात वर्ग के लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? यदि महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष की रेटिंग ये यून की अग्नितत्वीय नियमों में अद्भुत प्रतिभा के कारण थी, और यदि चरम यांग प्रदीप्ति केवल प्रवेश गति रेटिंग पर थी, तो भी ये परिणाम उन्हें असहज कर देता, लेकिन कम से कम ये कुछ स्वीकार्य तो था। रान यू कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन उसके मन में भी ऐसे ही विचार चल रहे थे। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक उच्च वंश का परी होने के नाते निम्न लोगों के एक मनुष्य से हार जाए। सम्राज्ञी पृथ्वी दाव वृक्ष से शीतनिद्रा जागृति प्राप्त करना और चरम यांग प्रदीप्ति से गति में प्रवेश प्राप्त करना भी अत्यंत अच्छा है। बाय चेन ने कड़वाहट से सोचा। पहले तो वह चाहता था कि यून को कोई पहचान न मिले, लेकिन अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यून को क्या अंक मिले। उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। एक रत्ती भी कम या ज्यादा मायने नहीं रखता था। हालांकि सभी के विचार अलग अलग थे, लेकिन इन लोगों के विचारों के कारण एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेगा। अत्यधिक यांग प्रकाश से अचानक आग की एक छोटी सी लपट उठ उठी। आग की इस लपट को देखकर हर किसी को तुरंत एक जैसा ही एहसास हुआ, मानो पूरी दुनिया में यही एकमात्र उम्मीद की किरण बची हो।
उनके आसपास की रोशनी, यहाँ तक कि उनके सिर के ऊपर तारों की रोशनी भी आग की लपटों के सामने फीकी लग रही थी, मानो वे सब उसमें समा गए हों। पहला प्राचीन फेस स्तंभ, एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन, हिल गया। अध्याय 820, अंतरस्थानिक स्थान। एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन दिव्य स्तंभ पर अग्नि की लपट उत्पन्न होने के बाद यह मैदानी आग की तरह तेजी से फैलने लगी। जैसे ही वह बाहर निकला, कांगमान के चारों ओर लिपटा हुआ विशाल अजगर भी अपना सिर ऊपर उठा लिया। कैंगमान का चेहरा, जिस तरह से वह एक्सट्रीम यांग इल्यूमिनेशन को देखता था, आश्चर्य से भरा हुआ था। जैसे ही प्रकाश का घेरा फैला, घेरे की एक परत अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बाहर की ओर फट गई। हर कोई एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। भले ही वे जानते थे कि यह एक काल्पनिक छवि है, फिर भी वे उस असीम ताप को अपनी ओर आते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था मानो इसे छूने मात्र से ही सारी सुरक्षात्मक युवांची शक्ति बेकार हो जाएगी और पल भर में राख में बदल जाएगी। आकाश और पृथ्वी भी इस भयानक ताप को सहन नहीं कर सकते थे, तो वे कैसे सहन कर पाते? ये स्वाभाविक रूप से यी यून की शक्ति नहीं थी, बल्कि यह परमयान प्रदीप्ति दिव्य स्तंभ में समाहित परिदेवता की कृपा थी। ये यून तो बस वह व्यक्ति था जिसने इसे सक्रिय किया था। लेकिन जिस बात ने उन्हें सचमुच चौंका दिया, वह आकाश और पृथ्वी की शक्ति नहीं, बल्कि कांगमान के शब्द थे। शीतनिद्रा जागृति, उद्धरण चिन्ह। कांगमान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, क्योंकि ये यून को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। 7 रंगों वाला फीनिक्स गति में प्रवेश कर रहा है। महारानी पृथ्वी दाव वृक्ष, शीतनिद्रा जागृति। चरम यान ज्ञानोदय, शीतनिद्रा जागृति। 3 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने के बाद, जिनमें से 2 अत्यंत उच्च कठिनाई स्तर के थे, और इन्हीं 2 अत्यंत कठिन दिव्य स्तंभों के कारण ये यून ने शीतनिद्रा जागृति की रेटिंग प्राप्त की थी। एक ही दिन में 3 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक दिव्य स्तंभ के लिए दूसरों द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ऐसा करना पड़ा। इस समय यहाँ तक कि ज़ोबी जैसी दिखने वाली गुलुओं की पुतलियां भी सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गई थीं। इससे पहले चाहे जो भी अटकलें लगाई गई हो, चाहे वह सौभाग्य की बात हो या अग्नि तत्व के नियमों में निपुणता की, अचानक जो आभा प्रकट हुई वह एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी, जिसने उनके चेहरों पर करारा प्रहार किया। लुओ तियान काफी देर तक चुप रहा, फिर चुपचाप मुड़ गया। दरअसल वो मुड़कर वहां से जाने की सोच रहा था। ये यून की रेटिंग जानने के बाद और फिर उसके कहे शब्दों को याद करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ रुकना उसके लिए बहुत चिंता का विषय होगा। विशेषकर उन्होंने वरिष्ठ शिष्य के रूप में ये यून के प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की थी। परिणाम देखकर लुओ तियान का चेहरा लाल हो गया, और इस समय फायर क्लाउड स्टेट के किसी भी शिष्य को इस बात की परवाह नहीं थी कि लुओ तियान ने पहले क्या कहा था। ये यून ने उन्हें जो जबरदस्त झटका दिया था, उसकी तुलना में लुओ तियान के शब्द कुछ भी नहीं थे। 2 शीतनिद्रा जागृति, 1 प्रवेश गति। तुम बहुत अच्छे हो, ये यून, है ना? मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, कांगमांग ने ये यून की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा। कैंगमांग की बातें सुनकर रान यू ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली। कैंगमांग का रुतबा और पहचान सिर्फ उन्हें प्रशिक्षण देने से कहीं बढ़कर थी। और भले ही रान यू का प्रदर्शन बुरा नहीं था, कैंगमांग ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। इस ये यून को कैंगमांग का स्नेह प्राप्त हो गया था। रान यू ने तियानशी का पीछा करने का इरादा किया था, इस उम्मीद में कि वह ये साबित कर सके कि तियानशी के संसाधनों के बिना भी वह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। रान यू वास्तव में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट था, लेकिन अब ये यून की तुलना में वह बहुत ही कमतर था। वह तियानशी और गुलुओं से भी हीन था, और अब तो वह अर्थ फायर हॉल के एक नौसिखिया शिष्य से भी हीन था। हालांकि 12 दिव्य स्तंभ तो केवल किसी व्यक्ति की नियम संबंधी अंतर्दृष्टि की परीक्षा मात्र है। केवल अंतर्दृष्टि होना ही एक योद्धा के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक योद्धा को पर्याप्त शक्ति की भी आवश्यकता होती है। कांगमांग ने अपने शब्दों में गहरा अर्थ छिपाते हुए कहा। ये यून का प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था, और उसकी साधना के स्तर और उम्र को देखते हुए इसे केवल उत्कृष्ट ही कहा जा सकता है। हालांकि कांगमांग जितना ये यून के प्रति स्नेह रखते थे, उतना ही वे विशेष रूप से ये शब्द यून को चेतावनी देने के लिए कहना चाहते थे, ताकि वह घमंड में न पड़ जाए। हाँ, सही है, ये यून का पलड़ा अभी कुछ समय के लिए ही भारी है। अभी मेरे पास कई अन्य पहलुओं में बहुत फायदे हैं, जैसे कि मेरा शरीर। रान यू की आंखों में एक तीव्र जिज्ञासा झलक उठी। शारीरिक शक्ति के मामले में मनुष्य जाति परिजाति से हीन थी। इसके अलावा ये यून की साधना अभी कम समय की थी, इसलिए भले ही वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाएं उसके स्तर की नहीं थी। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में विभिन्न गुटों का ध्यान आकर्षित करने वाले उत्कृष्ट शिष्यों के अलावा परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को उदार पुरस्कार भी मिलते थे। ये पुरस्कार उनकी शक्ति बढ़ाने में बहुत सहायक थे। 1 दशक तक चलने वाली लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के शुरू होने से पहले उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण अनुभवों का उपयोग करके एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास करने की आवश्यकता थी। साथ ही इन प्रशिक्षण अनुभवों के दौरान प्राप्त अवसरों का भी उपयोग करना था। इसके बाद फायर क्लाउड स्टेट के अन्य शिष्यों पर प्रकाश के स्तंभ प्रकट हुए। हालांकि रान यू, गुलुओ और ये यून के सम्मान के बाद शेष शिष्यों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे उन्हें कोई मान्यता मिली हो या नहीं। यहाँ तक कि उनमें स्वयं भी रुचि की कमी महसूस हो रही थी। पहले हर शिष्य घबराया हुआ था और चाहता था कि उसे दिव्य स्तंभों की मान्यता मिल जाए, लेकिन अब ये बेचैनी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। भले ही वे उत्तीर्ण हो जाते, ये केवल प्रवेश की अवस्था थी और उनके पास ही उनके साथ तुलना करने का कोई आधार नहीं था। शेष शिष्यों ने शीघ्र ही 12 दिव्य स्तंभों की अपनी रेटिंग प्राप्त कर ली। इस मूल्यांकन से उन्हें काफी झटका लगा था। कैंगमांग ने शिष्यों की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। फायर क्लाउड स्टेट के सभी शिष्यों के चेहरे पर तरह तरह के भाव थे। मूल्यांकन के बाद लगभग सभी के चेहरे के भाव पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थे। हालांकि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के आयोजन का एक उद्देश्य यही था। प्रतिभाशाली योद्धाओं की निरंतर प्राप्ति के कारण लुओ वंश युगों तक कायम रह सका।
आकाश तक ऊंची निगाह रखने वाले इन अभिजात वर्ग के लोगों को एक साथ इकट्ठा होने देना ही उन्हें अपनी कमियों को पहचानने देने और उनसे अधिक क्षमता को प्रेरित करने का एकमात्र तरीका था। जिन शिष्यों को असफलता मिली और वे उससे उबर नहीं पाए, उन्हें निसंकोच छटा दिया जाएगा। लुओ वंश को ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता नहीं थी। मैंने पहले बताया था कि प्राचीन परिभवन में आपके लिए अनेक अवसर तैयार हैं। आप उन्हें प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, ये केवल आपके व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर करता है, कैंग मांग ने कहा। तुरंत ही 12 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने वाले सभी शिष्यों ने अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया। 12 दिव्य स्तंभों ने उन्हें अपने स्वयं के नियम संबंधी ज्ञान और सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद की। इसके परिणामस्वरूप उनका ध्यान पूरी तरह से इसी पर केंद्रित हो गया, जिससे वे लगभग ये भूल ही गए कि उनके लिए अभी भी कई अवसर मौजूद हैं। 12 दिव्य स्तंभ नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे गहन और रहस्यमय हैं। उनके अवसरों को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। कांग मांग ने शिष्यों की ओर देखते हुए धीरे से कहा, यद्यपि यह उनकी कृपा का मात्र एक अंश है, फिर भी प्राचीन दिव्य स्तंभों की अपनी चेतना है। उस समय के रचनाकारों ने अपना आवरण पीछे छोड़ दिया था और उसे प्राचीन दिव्य स्तंभों के अंतरस्थानिक स्थान में सील कर दिया था। यह आपको प्राप्त मान्यता के आधार पर विभिन्न अवसर प्रदान करेगा। जिन लोगों को 12 दिव्य स्तंभों में से किसी एक की मान्यता प्राप्त हो जाती थी, उन्हें 12 दिव्य स्तंभों के अंतरस्थानिक स्थान में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो जाती थी। जैसे ही कांग मांग ने बोलना शुरू किया, 12 दिव्य स्तंभों की मान्यता प्राप्त करने वाले सभी लोग हल्के प्रकाश की एक चमक से घिर गए। इसके बाद जमीन से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, मानो उसके नीचे कोई अत्यंत विशालकाय जादुई जानवर जाग रहा हो। जैसे ही जमीन धीरे धीरे कांपी, भीड़ को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई आदिम सत्ता उन्हें घूर रही हो, जिससे साधक भी भय से कांप उठे। उसी समय उनमें तीव्र प्रत्याशा की भावना भी उत्पन्न होने लगी। दरवाजा खुलने ही वाला था